वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो ऑल द क्लास 12 के स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 3, इसका नाम क्या है? किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इसका टाइम पीरियड हमारा क्या रहने वाला है? इसका टाइम पीरियड हमारा रहेगा 600 BCE से 600 CE का, वही टाइम पीरियड जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। वैसा क्यों है? टाइम आगे क्यों नहीं बढ़ा, आगे का समय क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि गाइस चैप्टर 2 में आपने इस टाइम पीरियड के राजों के बारे में पढ़ा था। राजा कैसे होते थे, कौन कौन से राज्य थे, 16 महाजनपद थे, दिस दैट। अब इस चैप्टर में आप जो महाजनपद की प्रजा होती थी ना, वो लोग कैसे रहा करते थे, सोसाइटी कैसे चलती थी, लड़के का क्या हक होता था सोसाइटी के अंदर, लड़कियों का क्या हक होता था, जब शादी करी जाती थी तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था, ये सब आप इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हो, ठीक है। एंड वाई वी आर स्टडिंग महाभारत। महाभारत को क्यों पढ़ा जा रहा है इस चैप्टर में? महाभारत के बहुत रेफरेंस आप देखोगे, वो इसलिए क्योंकि महाभारत आज से नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर। महाभारत का युद्ध हुआ था द्वापर युग के अंदर और अभी चल रहा है कलयुग। तो तब से लेके अब तक हमेशा महाभारत की जो स्टोरी है उसको एपिक फॉर्म में हमारी सोसाइटी में वो प्रेजेंट है। एपिक मतलब क्या होता है? बोल के। एपिक इज ओरल, जो स्टोरी को बोल के गा गा के सुनाया जाता है। तो अभी तो लिखा भी गया है। पहले क्या था, महाभारत ना ओरल फॉर्म में हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट थी। लोग जो सबको महाभारत की स्टोरी बोल के सुनाया करते थे और फिर लोग आगे सुनते थे तो वो आगे और लोगों को सुनाएंगे, वो और लोगों को सुनाएंगे। तो इस वे में हमारे यहाँ पे महाभारत की स्टोरी प्रेजेंट थी। फिर महाभारत को लिखा गया। तो एक समय ऐसा आया जब महाभारत को लिखा गया, महाभारत को रिटन फॉर्म में लिखा गया। और रिटन फॉर्म में भी सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं लिखा गया कि सिर्फ संस्कृत में लिखा गया, नहीं, पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे कोई तमिल भाषा है, प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, हर अलग अलग लैंग्वेजेस को महाभारत की जो है, जो जिन जिन ने स्टोरी लिखी थी उन सब ने लिखा। जैसे अभी अगर आप कलयुग की बात करो तो क्या है, महाभारत पे हम लोगों ने शोज बनाए हैं, किसी ने डायरेक्टर ने किसी एक स्टाइल में बनाए, किसी ने, सब बहुत ब्यूटीफुल बनते हैं, बट देखा ना अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं। तो ऐसा ही हुआ कि महाभारत का मेन तो स्टोरी वही रही कि पांडवास है, कौरवास है, एंड जब द्रौपदी जी का जो है अपमान हुआ उसके बाद में जो है महाभारत का युद्ध हुआ। मेन स्टोरी तो यही रही, बट सबका दिखाने का तरीका जैसे अलग होता है वैसे ही सबने अलग अलग लैंग्वेजेस में महाभारत को लिखा। और जो भी महाभारत में लिखा गया वो हमारी सोशल रियलिटी दिखाता था। सोशल रियलिटी मतलब कास्ट, कलर, जेंडर के बेसिस पे क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होते थे और किसको क्या हक होते थे, मेल और फीमेल का क्या हक था, क्या लड़की को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था, को प्रॉपर्टी मिलती थी तो क्यों मिलती थी, ये सब चीज़ें महाभारत से जो है जब लिखी गई तो वो उसमें भी सब हमारी सोसाइटी को दिखाया गया और लोग उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते थे। इसलिए हम महाभारत को रेफरेंस में ले रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। तो चलो अब हम शुरू करेंगे अपने पूरे के पूरे चैप्टर को, व्हाट वी विल स्टडी, एंड मैंने रेफरेंस आपको सारा दे दिया है। अब क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? तो एक बार सेकंड चैप्टर में देख लेते हैं क्या पढ़ा था। देखो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा कि फॉरेस्ट एरियाज में जो है एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था। वो आयरन टिप्ड प्लॉशेयर आ गया और उन्होंने जो है खेती करना बहुत अच्छा हो गया। तो जब खेती करना बहुत बढ़िया हुआ तो बहुत सारे लोग फार्मर्स बन गए, ये सोसाइटी में चेंज आया। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, इनफैक्ट जो है फॉरेस्ट तक एग्रीकल्चर पहुँच गया था। तो इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि कुछ फॉरेस्ट वालों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया होगा या उनकी लाइफ पे इफेक्ट आया, उन्हें फॉरेस्ट से भाग के कहीं और जाना पड़ेगा क्योंकि उनके फॉरेस्ट के अंदर खेती हो गई थी। नेक्स्ट, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट डेवलप हो गए थे। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? जो लोग कुछ मोती से वो बना रहे हैं, माला बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं। एक नई कास्ट आ गई थी, एक नए टाइप के लोग आ गए थे हमारी सोसाइटी के अंदर जो इन चीज़ों को जो है काम करते थे। तो ये ज़्यादा पैसा कुछ कमा लेते होंगे उससे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरियस ऑक्यूपेशन जो सोसाइटी के अंदर है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अब आ चुका था, यानी कि अमीरी गरीबी का फर्क अब आ गया था। जैसे आज के समय पे कौन लोग होते हैं? डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, एंड देन देयर आर टीचर्स, ऐसे फार्मर्स आर देयर। तो इतनी सारी ऑक्यूपेशन आज के समय में है ना। तो तब भी ऐसा हुआ, नई नई ऑक्यूपेशंस बिल्ड हुई और उन ऑक्यूपेशन से कुछ लोग ज़्यादा कमाई करते थे, कुछ कम करते थे। तो अमीरी गरीबी का फ़र्क बन गया, ठीक है। तो जब भी आप डिस्क्रिमिनेशन वर्ड पढ़ते हो तो आज के समय पे हम कहते हैं ना सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो सोसाइटी का डिफरेंस तो वही होता है, कास्ट, कलर, जेंडर के ऊपर इकोनॉमिक डिफरेंस। ये सब भी हमारी सोसाइटी में आज से नहीं हो रहा है, तब से हो रहा है। ये आप इस चैप्टर में आप पढ़ने वाली हो। अब तो देखो सोर्सेज क्या हैं हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जब हिस्टोरियंस ने इंडिया की 600 BCE से 600 CE का सोसाइटी को जानने की कोशिश करी कि लोगों का रहन सहन कैसा था, क्या होता होगा, तो उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को यूज़ करा कि जो भी संस्कृत टेक्स्ट में लिखा है वो सब माना जाता होगा। कौन कौन से संस्कृत टेक्स्ट? जैसे धर्मशास्त्र,
धर्मसूत्रास एक ही बात है, मनुस्मृति, इनफैक्ट महाभारता भी, इन सबको पढ़ा गया और ऐसा माना गया, हिस्टोरियंस ने क्या माना कि जो भी मनुस्मृति में लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है, महाभारता में जो बताया गया है, जो जो रूल्स इसमें लिखे हैं, वो सब डेफिनेटली इंडिया में एज इट इज़ फॉलो करे जाते होंगे। हिस्टोरियंस ने ये माना, बट आगे चल के हिस्टोरियंस ने जब बाकी लैंग्वेजेस की चीज़ों को पढ़ा तब उन्हें पता चला कि नहीं, कुछ कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे सब कुछ माना नहीं जाता था। कई लोग क्वेश्चन भी करते थे, ब्राह्मण से जो धर्मशास्त्र लिखे उनको कई लोग क्वेश्चन भी करते थे कि नहीं, हम ये चीज़ों को फॉलो क्यों करें। तो आप ये जानोगे कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे, किन किन ने क्वेश्चन करा था। तो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। क्रिटिकल एडिशन महाभारत मतलब क्या हुआ? तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी महाभारत है बहुत सदियों से हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट है और उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो जब हिस्टोरियंस ने खुदाई करी और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखा तो भाई संस्कृत लैंग्वेज की भी महाभारत मिली, पाली की भी मिली, तमिल लैंग्वेज की भी मिली, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की हमें महाभारत मिली और सब एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि हर एक का बताने का तरीका अलग होता है। मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगी अलग तरीके से बताऊंगी, कोई और बताएगा अलग तरीके से बताएगा, और कहीं पे कोई लैंग्वेज में लिखा गया, कहीं पे कोई लैंग्वेज में लिखा गया, तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो इसलिए क्या करा, इन द ईयर यहाँ पे बताओ कौन सा ईयर है, जरा मैं बताती हूँ, देख के मुझे भी याद नहीं आ रहा है कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था ये, चलो मैं लिख दूंगी। इस साल से जो है वी.एस. सुधांकर एक बहुत बड़े संस्कृतिस्ट मतलब ही वॉज वेल वर्स इन संस्कृत लैंग्वेज, तो इन्होंने, ये है इनकी फ़ोटो, तो वी.एस. सुधांकर ने एक प्रोजेक्ट बनाया क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, और उसमें इन्होंने क्या करा, पूरे इंडिया में नेपाल से लेकर जो है पूरा आप मान लो जो है हमारा कन्याकुमारी तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु में, और पूरे हमारे ईस्ट टू लेके वेस्ट तक जितने भी महाभारत के हमारे पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थे अलग अलग लैंग्वेजेस के, उनको रखा और जो कुछ भी उनमें कॉमन एलिमेंट्स थे उनको एक क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में लिखा। सबको पढ़ के जो है उन्होंने क्रिटिकल एडिशन बनाया महाभारत का। और सिर्फ ये काम उन्होंने अकेले नहीं करा वी.एस. सुधांकर ने, उनके साथ में उनकी पूरी टीम थी, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस की, बहुत स्कॉलर्स की, बहुत सारे ब्राह्मण्स की, उन सब के साथ में मिलकर उन्होंने क्रिटिकल एडिशन बनाया महाभारत का। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कैसे बना था क्रिटिकल एडिशन महाभारत का, तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि वी.एस. सुधांकर जो एक संस्कृतिस्ट थे और स्कॉलर थे इंडिया के, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया क्रिटिकल एडिशन महाभारत का बनाने का, जिसमें इनके साथ इनकी अपनी टीम थी। इनकी टीम ने संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट करी महाभारत की, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो भी महाभारत लिखी हुई थी, संस्कृत में भी बहुत सारी महाभारत लिखी हुई थी, सबको उन्होंने कलेक्ट करा। दे वर कंपेयर्ड, हर एक को कंपेयर करा गया, और जो वर्सेस मतलब जो श्लोक हो गए वो सब में जो कॉमन थे उनको उन्होंने फाइनली सिलेक्ट करा, एंड जो है उनको एक जो है महाभारत के एडिशन में उन्होंने लिख दिया। ठीक है, एंड जो पूरी महाभारत जब हमारी बनी तो वो 13,000 पेजेस की बनी। जो क्रिटिकल एडिशन महाभारत है उसमें कितने पेजेस हैं? 13,000 पेजेस है। 1 मार्कर के लिए याद रख लो। इतना समय लग गया महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनने में, ये भी 1 मार्कर है, 47 ईयर्स का। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कॉमन और वेरिएशन लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया महाभारत कन्याकुमारी, नेपाल, केरला, तमिलनाडु, हर एक जगहों में अलग अलग महाभारत के डॉक्यूमेंट्स थे। तो क्या हुआ, देयर वर रीजनल वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन थे, डिफरेंसेस थे। वेरिएशन मतलब अलग, कहीं पे कोई चीज़ अलग लिखी है, कहीं पे कोई चीज़ अलग लिखी है। तो इन हिस्टोरियंस ने क्या करा, वी.एस. सुधांकर ने और बाकियों ने, इन्होंने ये नहीं करा कि जो चीज़ें थोड़ी अलग लिखी गई हैं, अलग बताई गई हैं, उनको ये रिकॉर्ड ही ना करे क्रिटिकल एडिशन में। नहीं, इन्होंने फुट नोट्स के अंदर, फुट नोट क्या होते हैं, जैसे ये पेज है तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा है, फुट नोट में इन्होंने सारे वेरिएशंस भी लिख दिए कि यार इस वाले में ये चीज़ अलग बताई गई, इस वाले में ये चीज़ अलग बताई गई। इनफैक्ट इन्होंने अपेंडिसेस भी लिखे, जो आप अगर बुक को एंड में करोगे ना तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ इन लोगों ने जो है हेल्प करी है बुक में, यहाँ से बुक की रेफरेंस ली गई है, तो वो भी इन्होंने मेंशन करा। तो इनफैक्ट अगर आपको वेरिएशंस की बात बताए, जो डिफरेंसेस हैं एक रीजन की महाभारत और दूसरे रीजन की महाभारत में, उनको रिकॉर्ड मतलब 13,000 पेजेस में से आधे से ज़्यादा पेजेस में वेरिएशंस ही गिवन है। तो बहुत क्रिटिकली इन्होंने वेरिएशंस को भी लिखा, एंड ये जो वेरिएशंस है यही हमारे सोसाइटी को दर्शाते हैं कि भाई जैसे जैसे आप एक रीजन से, जैसे आप इंडिया में पंजाब से गुजरात जाओगे, खाना बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, पहनने का तौर तरीका बदल जाएगा, लैंग्वेज बदल जाएगी, मौसम बदल जाएगा, वैसे ही लोगों का रहन सहन का तरीका भी बदल जाएगा। वैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स के वेरिएशंस पढ़ के हमें समझ में आया कि अच्छा हाँ ये चीज़ अलग होती थी, ये अलग होती थी, और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि सोसाइटी में कैसे लोग रहा करते थे। अगर इंडिया का नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है तो उस जमाने में भी क्या क्या डिफरेंस होते थे, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी। इसलिए हमने महाभारत को इसमें कंसिडर करा। ओके, अब जो है क्रिटिकल एडिशन के बारे में इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर, जब लास्ट होगा ना चैप्टर तब दोबारा हो गया आप एक बार क्रिटिकल एडिशन में महाभारत में कि और कितनी डिफ़िकल्टी आई थी इसको बनाने में। ओके, अब हमें बात करनी है कि देखो
जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा तो उसमें आपने धर्मशास्त्र के बारे में जाना। तो धर्मशास्त्र में या फिर जितने भी हमारे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा गया था, तो हमारे हिस्टोरियंस को क्या लगा कि इंडिया में एज इट इज़ उसे फॉलो कर लिया जाता होगा, कि धर्मशास्त्र लेके ब्राह्मण्स ने जो भी उसमें उन्होंने रूल्स बताए हैं, सोसाइटी उन्हें एज इट इज़ फॉलो करती होगी। बट जब उन्होंने बाकी लैंग्वेजेस की जो है डॉक्यूमेंट्स पढ़े, जैसे कि पाली के, प्राकृत के और तमिल के, तब उन्हें पता चला कि नहीं, जो संस्कृत के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत अथॉरिटेटिव है, ब्राह्मण्स ने जो बातें लिखी है वो बहुत अथॉरिटेटिव है। कई जगहों पे इन्हें फॉलो नहीं करा जाता था, जैसे कि वर्ण सिस्टम गिवन है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, तो कहीं जगह थी जहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिया में तो फॉलो करा जाता था, बट कुछ कुछ ऐसी जगह थी जहाँ नहीं भी करा जाता होगा। मैरिजेस का जो सिस्टम था, कुछ जगहें थी जहाँ पे सब कुछ फॉलो करा जाता था, कुछ थी जहाँ नहीं भी करा जाता था। तो दिस इज व्हाट यू विल स्टडी इन दिस। ओके, अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। यानी कि बहुत पुराने ज़माने से लेके अब तक फैमिली सिस्टम कैसा होता था और शादियाँ कैसे होती थी, ये आप जानने वाले हो। तो इसका पहला टॉपिक आता है 2.1, फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज। तो फैमिली क्या होती है गाइस? नॉर्मल अगर आप कहो तो फैमिली वो लोग होते हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग, 4, 6, 8 कितने भी लोग हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, दे आर रिलेटेड बाय बर्थ। ठीक है, या तो बर्थ से रिलेटेड है, जैसे हमारे मम्मी पापा से हम बर्थ से रिलेटेड है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, या फिर दे आर रिलेटेड बाय मैरिज, या फिर उन लोगों की शादी हुई है, जैसे हमारे पेरेंट्स की शादी हुई है, और इधर बाय अडॉप्शन, या फिर एक दूसरे को जो है किसी बच्चे को अडॉप्ट करा गया है। तो फैमिली कौन होते हैं? वो लोग दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं वो, दैट आर रिलेटेड बाय ब्लड। पहला कहा जाता है कि बाय ब्लड वो रिलेटेड हो सकते हैं कि उनका खून एक है, या फिर जो वो मैरिज से एक हुए हैं, तो ये होती है हमारी फैमिली। ठीक है, तो विद दिस पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली क्या करते हैं? जो भी लोग सेम फैमिली के होते हैं क्या करते हैं? एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है, फूड शेयर करते हैं, जितनी भी रिसोर्सेज है शेयर करेंगे। जैसे आपके फादर जो भी कमा रहे हैं, आपकी मामा जो भी कमा रही हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस चीज़ को, एक साथ रहते हैं, एक ही घर के अंदर काम करते हैं एक दूसरे के साथ में। एंड दे परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। रिचुअल मतलब कि आप कोई, अगर आपके यहाँ पे हवन होता है या कोई जो है कोई भी अगर फेस्टिवल होता है, तो जो भी पूजा है, जो भी रिचुअल है, कहते हैं ना सारा परिवार एक साथ बैठे हुआ, तो वही लोग होते हैं फैमिली, जो इन सब चीज़ों को एक साथ परफॉर्म करते हैं। अब कई फैमिली डिफरेंट होती हैं, ये तो नहीं है ना हर फैमिली सेम है, नहीं, किसी में 2 जन है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, किसी फैमिली में कुछ सिस्टम फॉलो होता है, किसी की फैमिली में कुछ सिस्टम फॉलो होता है। तो फैमिलीज बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। एंड बेसिकली फैमिलीज़ को कहा जाता है नेचुरली फैमिली बनती है। क्यों? हमें हमारे पेरेंट्स जो है, हमारी फैमिली जो है नेचुरली मिली है ना, एंड दे आर बेस्ड ऑन ब्लड, खून के रिश्ते पे फैमिली को माना जाता है। अब फैमिली के साथ में एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं किनफोक। किनफोक क्या होता है? रिश्तेदार। तो फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल, जिन्हें हम कहते हैं किनफोक। तो किनफोक की डेफिनेशन अगर आप कहो तो लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल जो हमारे होते हैं ना, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको हम कहते हैं किनफोक। अब किनफोक को फैमिली माना जाता है या नहीं माना जाता है, ये हम सोसाइटी में जानते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह थी जहाँ पे किनफोक को फैमिली का हिस्सा ही माना जाता था, यानी कि कज़न्स को भी अपनी फैमिली का हिस्सा माना जाता था, और कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे कज़न्स को फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाता था। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर फैमिली ऐसी थी जो कज़न्स को भी ब्लड रिलेशन मानती थी, कि कज़न भी मतलब हमारा ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, और कुछ थी जो नहीं मानती थी। तो जो नहीं मानती थी कज़न को जो है ब्लड रिलेशन, तो वहाँ पे कज़न मैरिजेस भी हो जाया करती थी। जैसे आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा कि साउथ इंडिया के कुछ पर्टिकुलर एक हिस्से में कज़न मैरिज अलाउड थी, इवन इन हिंदूज़ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारे हिंदूज़ में कज़न को ब्लड रिलेशन ही माना जाता है, बट सर्टेन जगह ऐसी थी, बहुत एक्सेप्शन थे जहाँ नहीं माना जाता। ठीक है, अब हमें फैमिली के बारे में कि फैमिली कैसे चलती थी उसका जितना भी कुछ हमें पता है वो सिर्फ हमें एलाइट फैमिलीज़ के बारे में पता है, राजा की या बहुत अमीर लोगों की, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते थे, ऑर्डिनरी पीपल, उनकी फैमिली के बारे में कहाँ ही पता लगाया जा सकता है। कौन सा वो लिखा थोड़ी करते थे, उनके ऊपर कोई बहुत बड़े बड़े वो थोड़ी लिखे हुए हैं प्रमाण कि हमें पता चले नॉर्मल लोगों का कैसा होता था। तो इसलिए जो राजा की फैमिली में चलता था, हमने ये माना है कि लोगों के फैमिली में भी सेम टू सेम ऐसा ही चलता होगा। अब आता है टॉपिक नंबर 2.2, द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी। पेट्रिलिनी मतलब मैंने आपको बताया है कि पापा की प्रॉपर्टी बेटे को मिलना। ये चीज़ आज तक भी इंडिया में प्रेजेंट है ज़्यादातर। ठीक है, अब थोड़े बहुत ज़माना बदल रहा है, बेटी को भी हिस्सा ज़रूर मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द जगहों पे तो यही होता है ना कि पापा की प्रॉपर्टी सारी बेटे को मिलती है और लड़की की कर दी जाती है एक अच्छे से घर में शादी। यही जो है सोसाइटी का चलन होता है। तो ये आज ही नहीं है,
ये पहले नहीं था, ये बहुत समय से हमारी कंट्री में चलता आ रहा है पेट्रिलिनी का सिस्टम, दैट जो फादर की जितनी भी रिसोर्सेज है उसका रियल हकदार कौन होगा, बेटा होगा। ठीक है, यही चीज़ के द्वारा लिखिएगा, धर्मशास्त्र में भी गिवन थी कि जो फादर है उनकी जितनी भी जो है प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, वो मिलेगी उसके रिसोर्सेज सारी की सारी फादर की उनके बेटे को। अब उस रिसोर्सेज में उसका एक मकान, एक गाय बकरी, एक खेत भी हो सकता है, या उसका बहुत बड़ा राजमहल भी हो सकता है। जैसे किसी के पापा राजा है तो आगे वही राजा बनेंगे। अब इस चीज़ को महाभारत से क्यों कनेक्ट करा गया है, क्योंकि महाभारत के अंदर भी यही दिखाया गया था कि जो कुरु किंगडम है, उनके जो कौरवास और पांडवास थे, उनको गद्दी किससे मिलनी थी, उनके फादर से मिलनी थी। तो ये पढ़ के हमें समझ में आ गया, जैसे प्रमाण होता है ना कि कोई चीज़ बिल्कुल हाँ 100% वेरीफाई आप कर दो, तो हमारी सोसाइटी में इसको वेरिफिकेशन मिल गया कि अरे महाभारत में भी तो पेट्रिलिनी को ही फॉलो करा गया था, इसलिए हम भी आगे पेट्रिलिनी को ही फॉलो करेंगे। तो पेट्रिलिनी वेल्दी से लेके गरीब लोग हर कोई पेट्रिलिनी को फॉलो करता था। ठीक है, इनफैक्ट ब्राह्मण्स भी पेट्रिलिनी को फॉलो करते थे कि लड़के की प्रॉपर्टी, लड़के को ही सारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी। जितनी भी इंडिया की रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है, चाहे आप वो मान लो मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, कितनी भी डायनेस्टीज़ अगर आप मान लो, जैसे मौर्य डायनेस्टी में हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे समुद्रगुप्त एंड देन अशोका, तो ये क्या हुआ, पेट्रिलिनी तो हुआ, बेटी को थोड़ा मिला राज्य। तो हर एक हमारे डायनेस्टी के अंदर पेट्रिलिनी को ही फॉलो करा जाता था। बट वी आर हैविंग वन एक्सेप्शन, वो है प्रभावती गुप्ता। तो मतलब लड़कियाँ कभी रानी नहीं बनती थी, बट हाँ एक रानी का एग्जाम्पल हमारे पास में है जो इन्होंने पूरा अपने राज्य को भी संभाला। रानी तो बनेगी महाराजा से शादी करके, बट वैसे रानी की पूरा महाराज है वो संभाल रही है, वो बनी थी हमारी प्रभावती गुप्ता, जिनके बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि उन्होंने लैंड ग्रांट्स करे थे। कैसे करे उन्होंने, क्योंकि वो खुद रानी बन चुकी थी, गद्दी उन्होंने संभाली थी। और वो इसलिए हुआ था, तो अभी डिटेल में आपको फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि उनकी वकटा रीजन में शादी हुई थी, जिस रीजन में उनकी शादी हुई थी वहाँ की वो रानी बन गई थी। दैट्स वाई ये हमारी एक एक्सेप्शन है। अब जब हम शादी की बात कर ही रहे हैं कि प्रभावती गुप्ता की वकटाज में शादी हुई थी, तो चलो जानते हैं कि जब शादी करनी होती थी तो उसके क्या रूल्स होते थे हमारी सोसाइटी के अंदर। टॉपिक नंबर 2.2 आता है रूल्स ऑफ मैरिजेस। तो जैसे कि लड़के बहुत ज़रूरी होते थे पेट्रिलिनी को आगे बढ़ाने के लिए कि भाई लड़के को ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, लड़कियों के लिए फादर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती थी कि उनको अपनी बेटी की जो शादी है वो राइट टाइम पे राइट आदमी से करा देनी है। ठीक है, तो डॉटर्स वर व्यूड रैदर डिफरेंटली विद इन दिस फ्रेमवर्क। लड़कियों की अगर फैमिली में बात करें, लड़कियों का क्या हक होता था फैमिली में, तो लड़कियों का पापा की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं हो सकता था। बस लड़कियों को क्या करा जाता था, लड़कियों के लिए फैमिली का हक होता था, एक फादर का, एक मदर का हक होता था कि अपनी बेटी को, एक भाई का हक होता था कि उनकी जो बहन है और उनके जो घर की बेटी है उनको क्या करना है, उनको राइट टाइम पे राइट लड़के से मैरी कर देना है। ठीक है, एंड मैरिंग द डॉटर इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। आउटसाइड द किन मतलब जो है कजन से भी बाहर, मतलब दूसरा गोत्र से भी बाहर कहा जाता है। भी आगे गोत्र पढ़ोगे, और जो है अपनी फैमिली के बहुत दूर, फैमिली से बिल्कुल बाहर जाके शादी करना जो है वो सही माना जाता था। इसको कहते हैं हम एक्सोगेमी। एक्सोगेमी मतलब कज़न मैरिज को हमारे यहाँ पे कहीं पे भी सही नहीं माना जाता था। तो डिज़ायरेबल क्या होता था कि जैसे ही फादर को लगे कि हाँ बच्चा बड़ी हो गई है, लड़की बड़ी हो गई है, तो वो उनके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढे उनकी फैमिली से बाहर। ठीक है, फैमिली में कजन्स को भी कंसिडर करा जाता था और फिर उससे उनकी शादी करा दी जाए। ठीक है, दिस गिव राइज टू द बिलीव ऑफ कन्यादान। और यहीं से कन्यादान का सिस्टम, जो अब भी हमारे हिंदुओं में जब भी मैरिज होती है तो कन्यादान आज भी प्रैक्टिस करा जाता है। ये यहीं से शुरू हुआ कि फादर अब जो है अपनी बेटी को क्या कह रहे हैं, और द गिफ्ट ऑफ द डॉटर इन मैरिज वॉज इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर। तो फादर के लिए, लड़के के लिए क्या ड्यूटी थी कि उसको प्रॉपर्टी देना, लड़की के लिए कि उसका कन्यादान करना, एक अच्छा लड़का ढूंढ के बहुत शान शौकत से उसका शादी करके उसको अपने घर भेज देना है। ठीक है, तो विद दिस अब आते हैं हम आगे। अब धीरे धीरे सोसाइटी में क्या होने लग गया, सोसाइटी में ना चेंजेस आते हैं विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स। टाउन्स मतलब क्या हुआ, जैसे शहर बनने लग गए। पहले तो गांव का कल्चर था, लोग खेती करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे, खेती करी और अपने घर में आए, पकाया खाना खा गए। बट धीरे धीरे ना चेंजेस आने लगे। जैसे आज के समय पे आप देखते हो बहुत अलग अलग चीज़ें होने लगी। हम कहते हैं ज़माना बदल रहा है, तो उस ज़माने में भी ज़माना बदला था। जब शहर बनने शुरू हुए तो लोग एक दूसरे से मिले, कोई काम के उसमें शहर गया कुछ बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कोई मेला लगाए शहर में जब लोग मिले आपस में, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग फैमिलीज़ के, जब बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिले तो लोगों ने एक ब्राह्मण्स के बनाए गए रूल्स पे ना क्वेश्चन करा कि नहीं भैया हम इस चीज़ को ही क्यों फॉलो करें, हम इस चीज़ को ही क्यों फॉलो करें। तो इसलिए कहा गया कि जब लोगों ने क्वेश्चन करा कि यार हम ऐसा ही क्यों करें, लड़के को ही क्यों मिले कि प्रॉपर्टी लड़की को मिल जाए,
लड़की क्यों शादी करके लड़के के घर जाएगी, लड़का आ जाए शादी करके घर पे, सपोज करो ऐसे कुछ अगर क्वेश्चन बने। तो फिर ब्राह्मण्स ने लिखे धर्मशास्त्र, जिसमें लिखा गया कि नहीं भाई सोसाइटी तो ऐसे ही चली गई, ये रूल्स है जिन्हें आप लोग फॉलो करना चाहिए आपको। तो यहाँ से धर्मशास्त्र लिखने की शुरुआत हुई और धर्मशास्त्र के अलावा और भी बाकी हमारे टेक्स्ट लिखे गए जिसके बेसिस पे हमारे इंडियन सोसाइटी चली। ठीक है, तो अब आपको समझ गया कि क्यों जो है हमारे यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें फॉलो करी गई। इसके बाद धर्मशास्त्र लिखे गए थे, जब लोग मिले, लोगों ने क्वेश्चन करा, तो इसलिए ब्राह्मण्स ने क्या लिखा, कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, जिन्हें हम धर्मशास्त्र कह सकते हैं। अब कौन कौन से जो है कोड ऑफ सोशल बिहेवियर लिखे ब्राह्मण्स ने, तो सबसे पहला ब्राह्मण ने लिखा 500 BCE में धर्मशास्त्र या फिर धर्मसूत्रास्त्र। तो मार्क कर लो इसको, 1 मार्क करें। धर्मशास्त्र कब लिखे गए? धर्मशास्त्र में क्या था, सोसाइटी कैसे चलेगी, राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, शादी कैसे होगी, क्या वर्ण सिस्टम रहेगा, एवरीथिंग इज रिटन इन धर्मशास्त्र ऑल्सो। ठीक है, वेदास में भी गिवन है, इसमें भी बहुत कुछ गिवन है। देन मनुस्मृति को लिखा गया बिटवीन 200 BCE से 200 CE पे, इसको सबसे इंपॉर्टेंट वर्क बोला जाता है हमारा, तो ये भी मार्क कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये मनुस्मृति और धर्मशास्त्र ब्राह्मण्स को तो फॉलो 100% करने थे, बट सोसाइटी को भी कहा जाता था, इन जनरल सोसाइटी भी इसे फॉलो करे, और हमारी इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर लोग इसे फॉलो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब जब हमारे हिस्टोरियंस ने जब इनको पढ़ा मनुस्मृति को, धर्मशास्त्र को, उन्हें लगा सब कुछ इंडिया में ऐसा ही इनके हिसाब से चलता होगा। बट देन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं था, कुछ कुछ ऐसी जगहें भी थी जहाँ ब्राह्मण्स का ज़्यादा अथॉरिटी नहीं थी, तो वहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करा जाता था। ठीक है जी, तो चलो अब हम जानते हैं मैरिजेस के ऊपर, जो मैरिजेस के बारे में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र अगर हम मैरिजेस की बात करें तो 8 मैरिजेस हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स में गिवन है, दैट देयर आर 8 टाइप ऑफ मैरिजेस। और उन 8 मैरिजेस में से जो स्टार्टिंग की 4 हैं उन्हें ब्राह्मण्स कहते हैं सही है, ये करनी चाहिए, और जो लास्ट की 4 हैं उन्हें सही नहीं कहा जाता। अब आपके NCERT में आपको नहीं बता रखा है कौन से 4 आप अच्छी हैं, कौन सी 4 गलत है ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं फिर भी तुम्हें 8 के नाम लर्न मत करना, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन सी 8 मैरिजेस के बारे में गिवन है और कौन सी उन 8 में से 4 सही मानी जाती है एंड 4 नहीं मानी जाती। तो धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र रिकॉग्नाइज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, 4 को सही कहा जाता है, 4 को नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगाई है, यहाँ पे ये 4 जो है स्टार्टिंग की ब्रह्म विवाह से, ये 4 मान्य थी, ये जो 4 हैं ये मान्य नहीं थी। डिटेल में मत जाओ, बस ये पता होना चाहिए। तो मैं 8 में से 4 को माना जाता था। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, द गोत्र ऑफ वुमेन। अब गोत्र जानने के लिए अगर आप हिंदू हो तो स्पेशली आप अपने पेरेंट्स से और डिटेल में पूछना कि आपका गोत्र क्या है, आप कौन से गोत्र के हो। और बाकी स्टूडेंट्स को अगर मैं आपको बताऊं कि गोत्र क्या होता है तो पढ़ोगे यहाँ पे तो समझ में आएगा दैट व्हाट इज गोत्र। तो ईच गोत्र वॉज नेम आफ्टर अ वैदिक सीयर। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम हिंदूज में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों की जो फैमिली है वो एक वैदिक सीयर से जो है हमारी जो है निकली, कि हम सबके, जैसे मेरी फैमिली हो गई, आपकी फैमिली हो गई, उनका सबका जो है एक वैदिक सीयर मतलब आप मानो एक बहुत लर्नेड मैन, एक बहुत ही साहसी मैन थे, उन्हीं के आगे के हम वंशज चल रहे हैं। तो हम सबके एक एक जो है वैदिक सीयर्स है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ वैदिक सीयर्स हैं हमारे सबके। ठीक है, देयर आर आप मान लो कुछ नंबर के हमारे वैदिक सीयर्स हैं और उन सभी के हम वंशज हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हम उनके वंशज हैं तो हम उन्हीं का नाम अपने गोत्र में लगाते हैं। अब जो जिस गोत्र के हम हैं, मतलब जिस वैदिक सीयर के हम वंशज हैं, ऐसा माना जाता है कि जब शादी हो तो सेम गोत्र के लोग शादी ना करें। यानी कि अगर मेरे वैदिक सीयर और जिस लड़के को मैं प्यार करती हूँ उसके वैदिक सीयर सेम है तो हमारी शादी जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सेम गोत्र के हो गए। अगर जिस लड़के को भैया जो मेरा जिससे मेरी शादी होनी है वो दूसरे गोत्र का है, मतलब उसके वैदिक सीयर वो कि दूसरी फैमिली के वंशज के जो उसके वैदिक सीयर है वो अलग है, तो वो मैरिज को राइट कहा जाएगा। ठीक है, तो वैदिक सीयर मतलब कौन हो गए, जिनके हम वंशज चल रहे हैं। तो सेम वंश के जो जिनके सेम वैदिक सीयर होते थे वो सेम गोत्र के हैं, उनकी मैरिज करना सही नहीं माना जाता था। ओके, तो ये मैंने तुम्हें बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया, बनाई एग्जाम्पल देगी तुम समझ जाओ। ठीक है, तो 2 रोल होते थे गोत्र के। गोत्र मतलब क्या, जिनके हम वंशज हैं। एक हमारे वैदिक सीयर हैं, एक बहुत बड़े ऋषि आप कह सकते हो उनको, वो है उन्हीं के वंशज हम चलते आ रहे हैं। ठीक है, कभी जब घर में हवन भी होता है तो पूछा जाता है कि आपका गोत्र कौन सा है। इफ़ यू आर अ फैमिली, हिंदू फैमिली की अगर आप हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना, अगर पता है तो बता भी सकते हो कि आप कौन से गोत्र के हो। ठीक है, तो आपका गोत्र जो होता है ऐसा माना जाता था पुराने ज़माने में, और अभी भी बहुत लोग मानते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। लड़का लड़की का सेम गोत्र है तो उस घराने में शादी नहीं करनी है। एंड नेक्स्ट, वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, एंड अपने हस्बैंड का गोत्र उन्हें अडॉप्ट करना होता था जब शादी हो। जैसे एक लड़की का गोत्र जो है,
अब अगर उसकी शादी होगी तो उसको अपना गोत्र चेंज करना पड़ेगा, जो उसके हस्बैंड का गोत्र है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे सरनेम बदलते हैं ना आजकल, तो कि जो लड़की की जिससे शादी होगी तो उसका सरनेम आगे लग जाता है, तो गोत्र भी बदल दिए जाते थे कि जो लड़के के जिस लड़के के गोत्र में जिसमें शादी हुई है वही गोत्र लग जाता था, ठीक है। तो देयर वर 2 बेसिक रूल्स थे गोत्र के। पहला, वुमेन वर एक्सेप्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर मैरिज, एंड मेंबर ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी ईच अदर, ठीक है। और जितने भी लोगों के नाम होते थे ना वो उनके गोत्र से ही निकाले जाते थे। जैसे नाम लिखा गया, आपको आगे बताया जाएगा सातवाहना रूलर्स के बारे में कि वशिष्ठा, गौतमा, ये सब गोत्र हैं, तो इन्हीं से इनके नाम निकाले जाते थे। आप देखो, कज़न मैरिज तो दूर की बात हो गई, कज़न्स के बीच में मैरिज होना, इवन सेम गोत्र के बीच में भी मैरिज होना, क्या कोई दूसरी फैमिली का लड़का है तुम्हारे गोत्र का भी अगर वो है, उसकी भी मैरिज अलाउड नहीं थी। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। यही एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ सातवाहनस का। सातवाहना रूलर्स के बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। सातवाहनस इंडिया के वेस्टर्न और डेक्कन पार्ट में, चलो मैप लगा दिया है, 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक इन्होंने रूल करा। तो जो है जब हमने इनके बारे में पढ़ा तो वो कैसे पढ़ा, इंस्क्रिप्शन, इनके बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले वहाँ से हमने इनके बारे में पता लगाया, तो हमें पता चला ये लोग पॉलीगनस मैरिज करते थे। अब पॉलीगनस मैरिज क्या होती है, तो अभी मैं तुम्हें एक स्लाइड दिखाऊंगी, ये टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ लो, ये पढ़ लोगे तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्या होती है, जैसे कि आप ये देखो, पहली होती है मोनोगेमी। मोनोगेमी आजकल ज़्यादातर ही होती है, बहुत ही कम एक्सेप्शन मिलेंगे तुम्हारे को। मोनोगेमी हमारे हिंदूज़ में क्या हुई, 1 मैन मैरीज 1 वुमेन, की एक आदमी की एक औरत से शादी हो, इसे हम कहते हैं। सिर्फ हिंदू में नहीं, हर एक रिलीजन में अगर एक आदमी की एक ही औरत से शादी हो रही है, एक ही औरत से शादी करना अलाउड है, तो उसको हम कहते हैं मोनोगेमी, ठीक है। सीरियल मोनोगेमी, मल्टीपल पार्टनर्स इन लाइफ टाइम बट नेवर एट द सेम टाइम, तो ये तो हमें कहीं नहीं पढ़ाया गया चैप्टर में, तो इसको तो आप तुम लीव कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलीगनी, मल्टीपल मैरिजेस की, एक इंसान की मल्टीपल मैरिजेस हो रही है, तो ये भी लीव कर दो। जिसको आपको बेसिक याद रखना है वो है यहाँ पे ये मोनोगेमी जो हम लोग कर रहे हैं आजकल, ठीक है। दूसरा पॉलीगनी जो मैंने आपको बताया, 1 मैन मैरीज मोर देन 1 वुमेन, ये हमारे यहाँ राजाओं में और बहुत लोगों में कॉमन था हमारी सोसाइटी के अंदर कि राजा की कई रानियाँ होती थी, एक आदमी की 2 से ज़्यादा बीवी या फिर वाइफ, आपको एक आदमी की 2 से ज़्यादा वाइफ या 3-4 हो सकती थी, ठीक है। तो पॉलीगनी क्या होता है, 1 मैन मैरीज 2 और मोर वुमेन, एंड पॉलीएंड्री क्या होता है, 1 वुमेन मैरीज मोर देन 2 और मोर मैन। यानी कि जो द्रौपदी का हुआ था कि द्रौपदी की जो है 5 जो है शादियाँ हुई थी 5 मेल के साथ में, तो वो क्या हुई थी, उसे हम पॉलीएंड्री मैरिज कहते हैं। तो इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ोगे कि क्या ये चीज़ कॉमन थी कि एक औरत की जो है 5 लड़कों से शादी होना, क्या ये चीज़ कॉमन थी या नहीं थी, या ये चीज़ को फिर क्यों जो है महाभारत में ये चीज़ दिखाई गई, तो उसका रीज़न क्या था, ये सब भी आप जानोगे, ठीक है। तो पॉलीगनी क्या होता है, 1 मैन मैरीज 2 और मोर वुमेन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन था हमारी कंट्री के अंदर। पॉलीगनी क्या, 1 मैन मैरीज मोर देन 1 वुमेन, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीगनी। तो साथ में पॉलीगनी मैरिज हो रही थी। पॉलीगनी मैरिज मतलब कि जो राजा है उसकी 1 से ज़्यादा बीवी, ठीक है, रानियाँ 1 से ज़्यादा हो सकती हैं, तो या फिर एक आदमी अगर 3-4 शादियाँ कर रहे हैं तो उसे पॉलीगनी कहते हैं हम, ठीक है। आदमी में फीमेल नहीं, अगर एक आदमी 4-5 लड़कियों से शादी कर रहा है उसे हम पॉलीगनी कहते हैं, ठीक है। अब हमने जब जो है सातवाहना रूलर्स की रानियों के नाम पढ़े तो हमें पता चला कि उनका नाम उनके गोत्र से डिफाइन हुआ था, गौतमा और वशिष्ठा, जो उनके फादर का गोत्र था। यानी कि कहा जाता है कि जब लड़की की शादी हो जाएगी तो वो अपने फादर का गोत्र लीव कर देगी और हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जो वुमेन सातवाहनास थी, दे रिटेन देयर नेम इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स ऑफ देयर हस्बैंड्स गोत्र। तो सातवाहना रूलर्स की जो महारानियाँ थी, उन्होंने जो फर्स्ट रूल था गोत्र का कि फादर का गोत्र लीव करके अपने हस्बैंड का अडॉप्ट करेगा, उन्होंने वो नहीं माना, ठीक है। एंड इवन सम ऑफ द वुमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र, और इनके सातवाहना रूलर्स में सेम गोत्र की मैरिज भी हुई थी कि लड़की जिस गोत्र के, लड़का जिस गोत्र का है, राजा जिस गोत्र का है, वहाँ उसमें भी शादी हुई है। तो इन्होंने गोत्र के रूल्स को नहीं माना था। दिस रैन काउंटर टू द आइडिया ऑफ एक्सोगमी, और ये एक्सोगमी के भी डिफरेंट हुआ। एक्सोगमी क्या हुआ, आउटसाइड द किन मैरिज करना, ठीक है। देखो एक्सोगमी क्या हुआ, ई से एग्जिट होता है ना, तो ई से आप मान लो आउट, ई से एग्जिट, ई से आउट। तो एक्सोगमी मतलब अपनी फैमिली से बाहर शादी करना, अपने गोत्र से बाहर शादी करना। और एंडोगमी मतलब क्या होता है, अपनी फैमिली के अंदर ही कजन्स के बीच में मैरिज होना, ये सेम गोत्र की मैरिज को हम एंडोगमी कहते हैं। तो मतलब इन्होंने सेम गोत्र की मैरिज करी, दैट मीन्स इन्होंने एक्सोगमी को भी फॉलो नहीं करा। तो सातवाहनास ने ब्राह्मण्स के बनाए हुए बहुत सारे रूल्स को ब्रेक करा। इवन तो ये कौन है, ये तो राजा लोग हैं, ये तो फॉलो करने चाहिए थे। तब भी देखो यही कहा गया है कि जो कुछ भी ब्राह्मण के टेक्स्ट में लिखा हुआ था, आप
ये नहीं मान सकते हो कि 100% यही चलता होगा, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होते थे। उनका एग्जाम्पल है ये हमारे सातवाहन रूलर्स। वर मदर्स इंपॉर्टेंट, कि माँ जो होती थी, जो माताएं होती थी, उनका क्या रोल होता था सोसाइटी में। तो इसमें भी आपको सातवाहन रूलर का एग्जाम्पल दिया है कि जो सातवाहन रूलर होते थे उनका नेम उनके मदर से डिफाइन होता था, मेट्रोमोनिक नेम होते थे। जैसे कि आपको काफ़ी सारे रूलर्स का नाम गिवन है, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठा पुत्र, ऐसे कि लड़के का जो नाम है, जैसे किसी राजा का नाम है सूर्य तो उसके पीछे लगा दिया गौतमी पुत्र सूर्य, समझ गए कि इनका बेटा है ये। तो मेट्रोमोनिक नेम्स भी होते थे सातवाहन रूलर्स के अंदर। तो इससे क्या लगता है आपको कि सातवाहन रूलर्स बहुत ज़्यादा वुमेन को अगर ऐसे जो है रिस्पेक्ट करें तो क्या प्रॉपर्टी भी देते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं था। जो पैट्रिलिनी था वो ज़रूर इनके में फॉलो करा जाता था। बात है टॉपिक नंबर 3, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। तो अब आप जानोगे कास्ट सिस्टम के बारे में। जो हमारा वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये ब्राह्मण्स ने डेवलप करा, पर ये सबको कहाँ फॉलो करा जाता था, क्या होता था इसमें, ये आप जानोगे इस टॉपिक के अंदर। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कास्ट सिस्टम, या फिर आप वर्ण सिस्टम आप कह सकते हो। तो द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन द धर्मशास्त्र या फिर धर्मसूत्रास, यानी कि जो हमारा वर्ण सिस्टम है उसको ब्राह्मण्स ने धर्मशास्त्र में लिखा कि ये आइडियल कास्ट सिस्टम है। हायरार्की में चलता है। हायरार्की मतलब होता है टॉप टू बॉटम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम कहते हैं हायरार्की। तो ब्राह्मण्स ने कास्ट को, जितने भी कास्ट होती है सोसाइटी की, उनको ऐसे टॉप टू बॉटम ऑर्डर में जो है लिखा, और ये कहा कि ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, ये भगवान चाहते हैं ऐसा हो, ये जो है ऊपर वाले की परमिशन है, इस हिसाब से हमने इसको बनाया है। तो ब्राह्मण्स ने क्या क्लेम करा कि नंबर 1 पे आते हैं ब्राह्मण्स, ठीक है। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कौन आते हैं? क्षत्रिय, जो राजा होते हैं। नंबर 3 पे इन्होंने दर्जा दिया किसको? वैश्यास को, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं। एंड नंबर 4 पे उन्होंने क्या कहा? होते हैं शूद्रास, जिनका काम क्या होता है कि अपर जो तीनों वर्ण है, जो हो गए वैश्या और जो हो गया क्षत्रिय और जो ब्राह्मण है, वो उनको सर्व करेंगे, यानी कि उनकी सेवा करेंगे। तो ये उन्होंने जो है ब्राह्मण्स ने ऑर्डर बनाया। एंड जो है पोजीशंस विद इन दिस ऑर्डर वर डिटरमाइंड बाय बर्थ। अब कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, वो कैसे पता चलेगी? बर्थ के ऊपर। अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ शूद्रा फैमिली के अंदर तो वो शूद्रा रहेगा, क्षत्रिय में हो गया तो क्षत्रिय रहेगा। अब जो है, अब इन वर्ण सिस्टम के ऊपर, ठीक है, ये वर्ण है, तो इसी वर्ण सिस्टम के ऊपर ऑक्यूपेशन बनाएंगे कि इस वर्ण के लोग ये काम करेंगे, इस वर्ण के लोग ये काम करेंगे। तो दैट इज वाई आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक 3.1, द राइट ऑक्यूपेशन। तो धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास क्लेम्ड रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वंस, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। जिस वर्ण में पैदा हुआ था वो वही काम करता था। जैसे आज के समय पे हम इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वी हैव लॉज, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ गिवन अस द राइट्स, दैट इस चीज़ को फॉलो नहीं करा जाता है। इफ़ यू हैव कैपेबिलिटी, आपके पास स्किल्स है, तो आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। बट उस ज़माने में ये पॉसिबल नहीं था। जो जिस वर्ण का होता था वो उसी वर्ण के हिसाब से काम करता था, ठीक है। अब एक आध एक्सेप्शन भी देखोगे आप इसका, ठीक है। तो ब्राह्मण्स का काम क्या होता था? ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। तो ब्राह्मण्स स्टडी करते थे वेद्स को। हमारे कितने वेद होते हैं हमारे? तो हमारे वेदास का नाम जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ इफ़ यू नो, ठीक है। और जो है टीच करना वेदास को, परफॉर्म करना सैक्रिफाइसेस, जो सैक्रिफाइसेस बलि चढ़ाई जाती थी वो, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म, जो भी हवन हो रहे हैं, जो सैक्रिफाइसेस होंगे वो करवाना। गिव एंड रिसीव गिफ्ट, ब्राह्मण गिफ्ट जो दिया भी करते थे एंड रिसीव भी करते थे, ये काम होता था ब्राह्मण का। क्षत्रिय का अगर काम कहें, क्षत्रिय यानी कि राजा लोग जो होते थे, उनका काम होता था एंगेज इन वॉरफेयर, युद्ध में जो है पार्टिसिपेट करना, क्योंकि धर्मशास्त्र में युद्ध को लॉजिकल बता रखा था कि एक किंगडम दूसरे किंगडम के ऊपर रेड कर सकता है, लूटपाट के लिए जा सकता है, तो युद्ध तो होगा। तो युद्ध में जाना क्षत्रिय का काम था। प्रोटेक्ट पीपल, अपनी प्रजा की रक्षा करना। एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, जो है इंसाफ देना लोगों को। स्टडी द वेदास, वेदास को स्टडी करने का काम होता था क्षत्रियस का। पढ़ाते कौन थे? ब्राह्मण टीचर्स होते थे उनके। गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म, बड़े बड़े यज्ञ कराना, सैक्रिफाइसेस जो है करवाना। एंड मेक गिफ्ट्स देना सब लोगों को, वो क्षत्रिय का काम होता था, ठीक है। अब जो है बाकी वैश्यास की अगर हम बात करें, वैश्यास क्या करते थे? तो वैश्यास बिजनेस करते थे, एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोलिज्म, ट्रेड हो गया, ये वैश्यास का काम होता था, ठीक है। अगर हम शूद्रास की बात करें तो इनका सिर्फ एक ही ड्यूटी थी, हायर वंस, जो तीनों हायर वन, ठीक है। तो जितने भी दास होते थे, दासियाँ होती थी, स्लेव्स होते थे, ये शूद्रास से जाते थे। ये था हमारा वर्ण सिस्टम, और इसके बेसिस पे ऑक्यूपेशन। इसको डिवाइनली ऑर्डेन कहा जाता था कि ये भगवान की मर्जी। ऐसा कहा जाता था कि जो एक पुरुष है, एक इंसान है, उसके हेड से आते हैं जो सारा दिमाग चलाने वाला काम होता है, वो ब्राह्मण्स हो गए। बाजुओं में से आते हैं जो हो गए, आप मान लो
पूरा बल होता है ना बाजुओं के अंदर, वो हो गए राजा, ठीक है, वो वॉर करेंगे। देन कम्स द वैश्यास एंड बिल्कुल लास्ट में जो फीट होते हैं, जो चरण होते हैं हमारे, जो हमारे पैर हैं, वहाँ से शूद्रास। तो इनका काम होता है सेवा करना, क्योंकि हमारे पैर हमारी सेवा करते हैं ना, हमारे को इधर से उधर ले जाने में, वॉकिंग विद पर सबसे ज़्यादा मेहनत पैर की हो रही है। तो ये ठीक है। महाभारत के आदि पर्व की पूरा एक जो है नरेट करा गया है स्टोरी एकलव्य की, कि कैसे जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास शिक्षा मांगने गए थे कि मुझे आप पढ़ाए, मुझे सिखाओ आप आर्चरी करना, धनुष बाण चलाना, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें धर्मशास्त्र का ज्ञान था, वो धर्मशास्त्र को फॉलो करते थे। एंड जो ये एकलव्य थे ये आउटर कास्ट के थे, ये कौन थे, निषद थे, फॉरेस्ट ड्वेलर थे ये, तो वो उन्हें मना कर देते। बट स्टिल जो है एकलव्य क्या करते हैं, वो जो है पूरा का पूरा एक मूर्ति सी बनाते हैं द्रोणाचार्य के, और आर्चरी सीखते हैं, और उससे ही वो इतनी बढ़िया अपनी आर्चरी कर लेते हैं कि वो अर्जुन जो है उससे भी ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। तो एक दिन क्या करते हैं द्रोणाचार्य जी, उनसे जो है एकलव्य उन्हें कहते हैं कि मैंने आपको ही अपना टीचर माना, इवन तो आपने मुझे सिखाया नहीं, बट स्टिल मैंने आपको अपना टीचर बनाया, आपकी मूर्ति बनाई, और देन आई स्टडीड आर्चरी। तो उन्होंने क्या करा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका जो अंगूठा था वो जो है गुरु दक्षिणा में मान लिया कि ये मेरी फीस है, और उन्होंने उसमें अपना जो है थंब काट कर बिना कोई क्वेश्चन करे, ऐसा क्यों, उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में एकलव्य जी ने दे दिया। अब जब ऐसा हुआ तो फिर एकलव्य ने जब निशाना लगाया तो वो उतना बढ़िया नहीं लग पाया, उतना फास्ट नहीं था जितना पहले होता था। और ऐसा द्रोणाचार्य ने इसलिए करा था बिकॉज ही वांटेड कि उनका जो उनका स्टूडेंट अर्जुन है, जो हमारे अर्जुना है, वो सबसे बेस्ट रहे, सबसे बेस्ट आर्चरर रहे, वो उनसे बढ़िया कोई ना हो। तो इसलिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा जो है दान में मांग लिया था, क्योंकि अर्जुन का निशाना तो आपको पता ही है, वो मछली की आँख वाला, वो सबसे बेस्ट है। तो उनसे भी बेस्ट एक थे एकलव्य, तो उनको बेस्ट नहीं बनने दिया, और क्योंकि वो आउटर कम्युनिटी के भी थे, तो इसलिए द्रोणाचार्य ने अपने जो है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, द्रोणा केप्ट हिज वर्ड, नो वन वॉज बेटर देन अर्जुना। तो ये स्टोरी आपको बता रखी है कि क्योंकि वो दूसरे कास्ट के थे, उनका रोल नहीं है, बाण चलाना उनका हक नहीं था, उनकी ऑक्यूपेशन नहीं थी, द्रोणाचार्य ने उन्हें नहीं सिखाया था। ओके, अब ब्राह्मण्स इन्वॉल्व 2 और 3 स्ट्रैटेजीज फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स। अब कोई क्यों मानेगा वर्ण सिस्टम को? अगर कोई शूद्रा के घराने में पैदा हुआ है तो वो क्यों माने इस चीज़ को? वो कहे नहीं भाई मैं तो मेहनत करूंगा, मैं तो राजा बनूंगा, या समथिंग लाइक दैट। तो ब्राह्मण्स ऐसा क्या करते थे कि लोग इस चीज़ को मानते थे, लोग अपने मन से ये करते थे, तो वो कहते थे वर्ण सिस्टम इज डिवाइन ओरिजिन, ये भगवान का कहा है, हमें मानना होगा। दे एडवाइज किंग टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। वो राजा को कहते थे कि आपको इंश्योर करना होगा कि आपके जो है रूलर के अंदर, आपके पूरे किंगडम में वर्ण सिस्टम के हिसाब से सब कुछ हो। एंड दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वर डिटरमाइंड बाय बर्थ। और वो लोगों को कहते थे कि आपका जो स्टेटस है, आप लाइफ में जो भी करोगे वो बाय बर्थ डिटरमाइंड है। तो जो आप जैसे आप पैदा हुए हो वही आपका लिखा हुआ जो है, आपको वही पूरा करना होगा। हाउएवर दिस वॉज नॉट ऑलवेज ईजी, हमेशा ईजी नहीं होता था। जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारे महाभारत में, जैसे मैंने आपको एकलव्य की बताई, उनका तो फॉरेस्ट कम्युनिटी में जन्म हुआ, निषद है वो, तो वो वही काम करते हैं ना जो उनकी फैमिली करती, बट नहीं, उनका मन क्या करा, मैं तो दुनिया का सबसे बढ़िया आर्चरर बनूंगा, बट वो उनको करने नहीं दिया गया। बट स्टिल, तो इसलिए ब्राह्मण्स कहते थे बाय बर्थ ही आपको जो सेटल्ड है वही करना होगा। तो एक्सेप्शंस भी कुछ हुआ करते थे। चलो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, कैसे जो है कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज ब्राह्मण्स अपनाते थे वर्ण सिस्टम को फॉलो करवाने के लिए। तो 1, 2, 3 स्ट्रेटेजीज है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे 3.2 नॉन क्षत्रिय किंग्स। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा सोसाइटी चलती थी वर्ण सिस्टम के हिसाब से, बट वेरिएशंस होते थे, तो यहाँ आपको वेरिएशंस बताए गए हैं। आपको अब बताया गया वो किंग, वो राजा हमारी कंट्री के जो थे, जिन्हें कहा जाता है कि वो क्षत्रिय नहीं थे। पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है मौर्यस का। तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ना, मौर्यास के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि अशोका आपको पता है बाद में वो बुद्धिज़्म के प्रति बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो गए थे। उन्होंने जो है बुद्धा के रूल्स, जो भी बुद्धा की टीचिंग्स थी, उनको धम्मा में पूरे कंट्री में जो है पिलर्स पे लिखवाया। तो इसलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोका के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में गिवन है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने बताया कि देवर क्षत्रियास, बट ब्राह्मण्स कहते थे देवर ऑफ लो ओरिजिन। लो ओरिजिन मतलब वो शूद्रास थे। तो ऐसा कहा जाता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहा जाता है कि भाई मौर्यास भी क्षत्रिय ही थे, बट वैसे ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग वो लो ओरिजिन के थे, बट स्टिल उन्होंने राज्य बनाया। मौर्यन डायनेस्टी इतनी बड़ी डायनेस्टी। शुंगास एंड कानवास, शुंगास एंड कानवास कौन है? वो इमीडिएटली आफ्टर मौर्यन एम्पायर आए थे, ठीक है। देवर ब्राह्मण्स, वो कौन थे? वो ब्राह्मण्स थे। जो मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई तो शुंगार डायनेस्टी और कानवास डायनेस्टी आए, तो ये लोग ब्राह्मण्स थे। तो भाई ब्राह्मण्स को भी तो राजा बनना नहीं लिखा था, ब्राह्मण्स के लिए था दे हैव टू स्टडी वेदास, टीच वेदास, तो ये भी डिफरेंट हो गया।
सेम वन सिस्टम के हिसाब से थोड़ी चली ऑक्यूपेशन। नाउ शाकास, शाकास के बारे में मैंने आपको बताया था मिलेट्स। मिलेट्स मतलब क्या हुआ, आउटसाइडर, बारबेरियन, जंगली कहा जाता था, नहीं जंगली है, ये बाहर से आए हुए हैं, इन्हें ये कहा जाता था शाका रूलर्स को। बट फिर भी ये क्षत्रिय बन गए, मतलब ये राजा बन गए। राजा तो सिर्फ क्षत्रिय बनते थे ना, बट ये तो बाहर वाले थे, बट इनका रूल आया था इंडिया के अंदर। अब हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन भी है, एक जो है शाका रूलर की, जिनका नाम है रुद्रदमन। ये बहुत फेमस शाका रूलर थे, सेकेंड सेंचुरी के एक बहुत फेमस शाका रूलर है रुद्रदमन, याद रखना इनके नाम को। इन्होंने सुदर्शन लेक जो है बिल्ड कराई थी, सुदर्शन लेक जो है उसको इन्होंने फिर से बिल्ड कराया था। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का याद रखना। दिस सजेस्ट दैट जो ये मिलेट्स थे तो ये आउटसाइडर थे, तो ये कौन, बाहर वाले, बट फिर भी ये काफ़ी पावरफुल थे। तो एक्सेप्शंस हमारी सोसाइटी में थे। अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ एज पर शास्त्र, अगर हम धर्मशास्त्र, शास्त्र मतलब क्या हुआ, धर्मशास्त्र, शास्त्र के अकॉर्डिंग सिर्फ क्षत्रिय ही किंग बन सकते थे, बट फिर भी आपने इतने एग्जाम्पल पढ़ लिए जहाँ नॉन क्षत्रिय राजा भी है। पॉलिटिकल पावर वॉज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर इवन दो शासन में गिवन था जो, बट पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे एक ज़माना ऐसा आया वो उसके लिए खुली थी जिसके अंदर हिम्मत हो, जो समझदार हो, वो जाके पॉलिटिकल पावर को क्लेम कर सकता था। एंड रियली डिपेंडेंट ऑन बाय बर्थ एज क्षत्रिय, और बर्थ पे इतना डिपेंड नहीं हुआ। बट ये भी सिस्टम बाद में चेंज हुआ होगा, स्टार्टिंग में तो वन सिस्टम के हिसाब से ही सब चलता था। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम सातवाहनास के बारे में। सातवाहना का इतना कुछ आप पढ़ रहे हो तो इन पर एक लॉन्ग नोट भी लिखने को आ सकता है, तो सातवाहना के सारे पॉइंट्स में नोट्स में लगा दूंगी, ठीक है। तो सातवाहना रूलर जिनका नाम है गौतमी पुत्र सिरी सतकानी, तो मैंने आपको कहा था ना कि इनके लड़कों के नाम कैसे होते थे, अपने माता का नाम अपने पीछे लगाते थे, मेट्रोमोनिक नेम्स होते थे। तो गौतमी पुत्र सिरी सतकानी क्लेम टू बी अ यूनिक ब्राह्मण, तो जो ये ब्राह्मण थे, अब ये सातवाहना राजा हैं बट थे ये ब्राह्मण, ठीक है। ही ऑल्सो हैव क्लेम टू हैव देयर वॉज नो इंटर मैरिज अमंग मेंबर्स ऑफ द 4 वंश, और ये राजा थे तो ये चाहते थे कि भाई इनकी जो पूरी किंगडम है इसके अंदर वर्ण के जो है ना इंटरकास्ट मैरिज ना हो, कि ये ना हो कि एक वैश्य क्षत्रिय से शादी कर लिया, वैश्य शूद्र से शादी कर लिया, नहीं, वर्ण में भी इंटर मैरिज नहीं होनी चाहिए अमंग्स द वंस। एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज ऑफ अलायंस विद किंग ऑफ रुद्रदमन, और ये कहते हुए कि वर्ण के अंदर भी मैरिज हो, वर्ण में इंटर मैरिज नहीं होनी चाहिए, इन्होंने जो किंग रुद्रदमन है, जिन्हें शाखा, जिन्हें आउटसाइडर, बारबेरियन, जंगली कहा जाता था, उनके घर के जो है वहाँ पे शादी कर ली थी अपनी। तो ये कितनी कॉन्ट्राडिक्ट करती है बात कि खुद तो कह रहे हैं वर्ण के हिसाब से चलो, बट खुद इन्होंने शाखा रूलर्स में शादी की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वाज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता था। वैसे कहते थे मानो, और कई लोग खुद कुछ ही नहीं मानते थे। समरी है कि क्या क्या चीज़ें थी जो सातवाहना रूलर्स नहीं मानते थे, और सातवाहना रूलर्स नहीं मानते थे मतलब ब्राह्मण टेक्स्ट में गिवन था बट फिर भी सोसाइटी में माना नहीं जाता था। ये एग्जाम्पल आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे हिस्टोरियंस को लगा कि जो भी इन टेक्स्ट में लिखा है मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में, वो एज इट इज़ फॉलो करा जाता होगा। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, नहीं कभी कभी फॉलो नहीं भी करते थे। जैसे कि सातवाहना ब्राह्मण्स थे और तब भी ये राजा बन गए, वैसे राजा कौन बनता था, क्षत्रिय बनता था। दूसरा क्या हुआ, जो 4 फोल्ड वन सिस्टम है उनको जो है उसी में मैरिज होनी चाहिए, ब्राह्मण के ब्राह्मण से, क्षत्रिय के क्षत्रिय से, ऐसे, बट इन्होंने खुद एक आउटसाइडर से मैरिज कर ली थी। नेक्स्ट दे प्रैक्टिस एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब क्या हुआ, अपने किन के अंदर, अपने ब्लड रिलेशन के अंदर या अपने गोत्र के अंदर मैरिज करने को एंडोगेमी कहते हैं। इन्होंने ये भी मैरिज करे, तो ये एक्सेप्शन है बिल्कुल प्रॉपर वाले हमारे सातवाहना रूलर्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द वन सिस्टम। वन का हमने क्वेश्चन, वन सिस्टम को पढ़ लिया है, अब हम जातीज के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जाति के बारे में पढ़ेंगे। तो जाति क्या होती है गाइस, तो इन ब्राह्मणिकल थ्योरी, ब्राह्मण्स के हिसाब से जाति लाइक वर्ण वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, जाति भी बेस्ड ऑन बर्थ होती थी कि जिसका जिस जाति में पैदा हुए जो वो उसी जाति के होंगे। हाउएवर वाइल द नंबर ऑफ वन वॉज फिक्स्ड, वन तो 4 ही हैं, आज तक 4 हैं, वो बढ़ नहीं सकते हैं, बट जाति कोई फिक्स नहीं होती थी, हर थोड़े समय बाद नई जाति निकाल दिया करते थे ब्राह्मण्स। यानी कि जाति मतलब क्या था, जो कोई ऑक्यूपेशन जो कर रहा होता था। जैसे कि कुछ लोग जो सुनार हैं, आप सुनते हो ना आजकल सुनार हम कहते हैं, सुनार कौन हो गए, जो लोग सोने का गोल्ड से डील करते हैं, उन्हें सुनार बना दिया गया कि ये जाति हो गई सुनार की। जैसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं, लोहार, ठीक है, जो लोहे का काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कह दिया, लोहार हैं ये। तो ये जातियाँ बना दिया करते थे ब्राह्मण्स की, जिनको समझ में नहीं आ रहा है यार इसको कौन सी कैटेगरी में डालें। वैश्यास में तो 3 ही डाली थी ना, बिजनेसमैन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, तो जो बाकी लोग हैं उन्हें कहाँ रखेंगे,
तो इसलिए उन्होंने इसको क्या बना दिया, इनको जातियों में बना दिया। तो व्हेनेवर ब्राह्मण अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड अ न्यू ग्रुप दे क्लासिफाइड देम एज जाति, वो उनको जाति बना दिया करते थे। जैसे निषद एक जाति थी, जो एकलव्य थे ना वो निषद क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो एक जाति थी, ठीक है। तो जातिस विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन व समटाइम ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज और गिल्ड। अब जो जाति वाले लोग सेम होते थे ना, वो अपनी श्रेणीज या गिल्ड बना ले। जैसे आज के समय में भी ट्रेड यूनियन होते हैं कि फैक्ट्री वर्कर की ट्रेड यूनियन है, रेलवे वर्कर का यूनियन है, तो वैसे ही उस जमाने में भी होता था कि जैसे कुछ मछुआरे हो गए, उनकी जाति है, स्वर्ण आर्कर्स जैसे कि जो सोने में काम करते हैं, गोल्ड का काम कर रहे हैं, सब अपनी जाति वाले लोग ना अपनी गिल्ड बना लिया करते थे, और गिल्ड को हिंदी में कहा जाता है श्रेणीज। ओके, तो पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट जैसे उनको कहा जाता था निषद। निषद क्या एक जाति है, वर्ण नहीं है निषद, विषद एक जाति है, ठीक है। ऑक्यूपेशन पे ही बना देते थे। जैसे गोल्ड स्मिथ को कह दिया स्वर्णकारा, स्वर्ण मतलब गोल्ड हो गया ना हिंदी में, और स्वर्णकार बना दिया गोल्ड स्मिथ्स को। वी सेल्डम कम अक्रॉस डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द हिस्ट्रीज ऑफ दिस ग्रुप्स। अब हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें जाति इसके बारे में बता रखा हो कि जो जाति के लोग हैं वो क्या फॉलो करते थे, उनका कुछ रिटन नहीं है हमारे पास में। ओके, बट हाँ एक आधा है, तो चलो वो पढ़ लेते हैं क्या है हमारे पास में। तो जैसे कि वन इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास में, एक इंस्क्रिप्शन पे लिखी हुई मिली जो हमें मध्य प्रदेश से एक इंस्क्रिप्शन मिला, उस पर ये स्टोरी बनी हुई थी, फोटो भी लगा दूँगी, ठीक है। तो ये गिल्ड था, गिल्ड मतलब श्रेणी थी सिल्क वीवर्स की। कहाँ के, जो लता गुजरात में रहा करती थी। तो एक सिल्क वीवर्स, अब सिल्क वीवर्स को कहाँ कौन से वर्ण में लगाते हैं ब्राह्मण्स, तो इनकी एक जाति बना दी गई सिल्क वीवर्स की, जो सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, और उस कपड़े को सिलते हैं। तो इनकी एक पूरा का पूरा गिल्ड था, बहुत सारे लोग थे इनके, वो ना कहाँ रहते थे, लता में, गुजरात में, ठीक है। अब ये वहाँ से कहाँ करे, माइग्रेट करे, मांडेसर को उस जमाने में कहा जाता था दशापुर। अब वो ऐसा क्यों करे, रास्ते में जब वो जा रहे थे माइग्रेट करके, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी, अपने बच्चों को लेकर, पूरे परिवार को लेकर वो गए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला था कि जो मांडेसर का राजा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा राजा है, वो अपने लोगों की बहुत इज्जत करता है, उन्हें बहुत प्यार करता है। तो इसलिए उन्होंने चाहा कि वो उस राजा के किंगडम में जाके सेटल होंगे। ऑल्दो मेंबर्स, ठीक है, तो ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है जाति का, बस एक ही एग्जाम्पल हमारे को गिवन है सिल्क वीवर्स वाले। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो मेंबरशिप वॉज बेस्ड ऑन शेयर क्राफ्ट एंड स्पेशलाइजेशन, सम मेंबर्स अडॉप्ट अदर ऑक्यूपेशन ऑल्सो। अब ऐसे जैसे एक जाति है सिल्क वीवर्स की, तो वो सिल्क ही बनाते थे, बट ऐसा भी कई बार हो जाता था कि सिल्क वीवर्स वालों में से कुछ 4-6 लोगों ने कोई और ऑक्यूपेशन जाके कर दी, वो भैया सोना बनाने लग गए, वो कुछ और करने लगे, ऐसा भी हो जाता था, ठीक है। ये लिखा है कि उन्होंने जो है बहुत सारी डोनेशन करी थी एक टेम्पल बनवाने में, जो सूर्य मंदिर है, सन गॉड का जो टेम्पल है उसे बनवाने में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है जातिस के। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बियॉन्ड द 4 वंस इंटीग्रेशन। हमने जातिस के बारे में अब थोड़ा बहुत और बता रखा है हमें टॉपिक 3.4 में, बियॉन्ड द 4 वंस इंटीग्रेशन में जातिस के बारे में कि क्या है, जाति क्यों बनाई गई। तो द पॉपुलेशन हु सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज, उनको जातिस में कह दिया जाता था। ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग तो उन्होंने 4 ऑक्यूपेशन बनाई, पढ़ाना, पढ़ना, युद्ध करना, एग्रीकल्चर परफॉर्म करना, एंड पेस्टोरलिस्ट ट्रेड करना, एंड लास्ट वन उन्होंने क्या कहा, वो जो है सर्व करना बाकी 3 वर्ण को। इसके अलावा बाकी जितनी भी ऑक्यूपेशन होती थी वो जाती थी जाति में। इन संस्कृत दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ऑड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक। जो भी वर्ण सिस्टम के बाहर कुछ कर रहा होता था उसको ब्राह्मण्स क्या कहते हैं, ऑड, ये डिफरेंट है, अलग है, अनसिविलाइज्ड है, इनको तरीका नहीं है समाज में रहने का, और एनिमल लाइक उन्हें कहा जाता था। जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, निषद, निषद कौन हो गए, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको भी जंगली कहा जाता था। जैसे एकलव्य थे उनके एग्जाम्पल। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मतलब फार्मर होता है जो खेती कर रहे हैं, बट नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मतलब जो नोमैड्स कौन होते हैं, बंजारी, जो एक जगह पे ठहरते नहीं हैं। तो अगर कोई नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते थे उनको भी जो है इसी फ्रेमवर्क में रखा जाता था, ठीक है, उनको उसमें नहीं, वन सिस्टम में कंसिडर नहीं करा जाता था। वन सिस्टम में सेटल्ड एग्रीकल्चर्स को, जो एग्रीकल्चर करते थे ना फार्मर, उन्हीं को करा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट जो है नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को भी, जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे या संस्कृत से जुड़ी भाषा नहीं बोलते थे, उनको भी लुक डाउन अपॉन करा जाता था, मतलब उनको भी इज्जत नहीं दी जाती थी वन सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे कि मिलिट्स कहा जाता था उन्हें, आउटसाइडर हैं, ये तो बाहर वाले हैं। जैसे शाका रूलर बाहर वाले थे, वो संस्कृत नहीं बोलते थे, तो उनको भी इज्जत नहीं दी जाती थी। अब जो रिलेशन होता था वन सिस्टम के लोगों का और बाहर के लोगों का, वो आपको पता ही है। जैसे हमने एकलव्य की स्टोरी देखी, एक स्टोरी और बता रखी है हमारे को जो है हिडम्बा की। हिडम्बा कौन थी, आपको महाभारत से बता रखा है, बियॉन्ड द 4 वर्ण का इंटीग्रेशन का, यानी कि डिफरेंट कास्ट के साथ क्या इंटीग्रेट। एकलव्य क्या पता है कि उन्हें इंटीग्रेट नहीं करा गया। एक स्टोरी आपको बता रखी है पांडवास की। तो 5 पांडवास हैं हमारे, उनकी जो मदर है कुंती,
तो वो सब ना जब लाक्षागृह से भाग के गए थे तो वो एक समय के लिए ना कहाँ एक फॉरेस्ट में रुके थे। तुम ये समझो पांडवास और उनकी माता कुंती जो है वो फॉरेस्ट में रुके थे। अब वो फॉरेस्ट बहुत खतरनाक थे, वहाँ पे मैन ईटिंग राक्षस रहते थे, यानी कि आदमी खाने वाले राक्षस रहते थे। तो क्या होता था, जब भी वो लोग सोते थे तो सारे पांडवा जब सोते थे तो एक उठ के पहरादारी करता था। तो ऐसा ही था, एक दिन सारे पांडवा सो रहे थे और उनकी माता भी सो रही थी, बस भीम उठे हुए थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थे और वो सबको देख रहे थे कि कोई आना जाए यहाँ पे हमला करने के लिए। तो क्या हुआ, जो उस फॉरेस्ट का जो राजा था, बिल्कुल उसका मेन लीडर था, वो राक्षस था, वो अपनी बहन, वो भी राक्षसनी थी, उनका नाम था हिडम्बा, वो उनको भेज देते हैं वहाँ पे। अब जब वो भीम को देखती है उन्हें उनसे प्यार हो जाता है, बिकॉज भीम वॉज सो टॉल और इतने मतलब महाभीम है वो, ठीक है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो उन्हें भीम को देखकर शी फेल फॉर इन लव विद हिम, उन्हें भीम से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो वो जो है इतने में ही वो भीम को अटैक नहीं करती और इतने में ही उनका भाई आ जाता है, हिडम्बा का भाई आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनवाइल द राक्षस अराइव्ड एंड चैलेंज भीम टू अ रेसलिंग मैच। और वो राक्षस आ जाता है और वो चैलेंज को, हिडम्बा का भाई आ जाता है और वो क्या करता है, भीम को रेसलिंग मैच के लिए जो है चैलेंज करता है। अब भीम उनसे रेसलिंग मैच करते हैं और ऑब्वियसली भीम जीत जाते हैं, बिकॉज ही इज सो स्ट्रॉन्ग, भीम जीत जाते हैं। एंड फिर क्या होता है, अब जब उनका भाई मर गया राक्षस जो है हिडम्बा उनका, तो वो कुंती को कहती हैं कि मुझे आपके बेटे से शादी करनी है, मैंने तो अपनी फैमिली को धोखा भी दे दिया, जैसे उन्होंने अटैक नहीं करा था ना उनको, तो वो उनको कहती है कि दैट आई वॉन्ट टू मैरी भीम, ठीक है। तो जो युधिष्ठिर हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, तो जो युधिष्ठिर हैं, जो सबसे बड़े पांडव हैं, वो इस मैरिज की परमिशन दे देते हैं एंड वो भीम की शादी करवा देते हैं हिडम्बा से, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने फिर बताया गया है यहाँ स्टोरी के अंदर कि वो कहते थे कि भीम और जो वो है हमारी हिडम्बा जो है, वो जो उनकी वाइफ बन जाती हैं, वो पूरा दिन जो है जंगल में घूमते हैं और रात को भीम अपने घर वालों के पास वापस आ जाती थी। तो इस बीच में उनकी जो शादी हुई थी, इससे उनका एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच का एक बहुत बड़ा रोल भी था महाभारत के अंदर। तो इसलिए ये आपको बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि जो लिखा था उससे कभी डिफरेंट नहीं हुआ। इनफैक्ट पांडवा जो महाभारत के मेन हीरोज़ हैं, उन्होंने भी जो है देखो आउटर जो है कास्ट थी, जो आप मान लो जाति के अंदर विवाह किया था, ठीक है। तो ये आपको इस स्टोरी में बता रखा है, तो इसलिए मैंने जो सारी सोर्सेज भी तुम्हें पढ़ा दी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बियॉन्ड द 4 वर्ड्स सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी ब्राह्मण्स जो है कुछ लोगों को कंसिडर कर देते हैं आउटसाइड द सिस्टम, कि वन सिस्टम के बाहर है, बट कुछ लोगों को उन्होंने क्या करा, दे मेड अ सोशल डिवाइड बाय क्लासिफाइड सर्टेन सोशल ग्रुप एज अनटचेबल। उन्होंने क्या करा, कुछ लोगों को अनटचेबल कह दिया कि ये अनटचेबल है। अब अनटचेबल किस बात पे कहा उनको, किस बेसिस पे उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल कहा, तो उन्होंने कहा दिस रेस्टेड ऑन अ नोशन दैट देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे समाज के अंदर जो प्योर होती है और कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो इम्प्योर होती हैं। तो जो प्योर एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे नॉर्मल लोग हो गए, और जो लोग इम्प्योर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ब्राह्मण्स ने कह दिया अनटचेबल। तो दिस इज़ एज पर द NCERT, आई एम रीडिंग ऑल द लाइन्स। तो ब्राह्मण्स ने कुछ लोगों को अनटचेबिलिटी में जो है कंसिडर करा ऑन द बेसिस ऑफ अ नोशन दैट देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं प्योर, जैसे कि कुछ जो है सेक्रेड एक्टिविटी जिसमें रिचुअल्स होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के, जैसे ब्राह्मण से उन सब प्योर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, क्षत्रियस करवाते हैं, बाकी लोग उसे अटेंड करते हैं। बट कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिनको कहा जाता है ये इम्प्योर है। तो इसलिए जो है जो लोग इन इम्प्योर या पॉल्यूटेड एक्टिविटीज़ को करते हैं तो वो लोग भी पॉल्यूटेड हो जाते हैं, ब्राह्मण्स ने ऐसा कहा। तो इसलिए इनको क्या कहा गया कि ये तो जो है वन सिस्टम के बाहर हैं, बिल्कुल हायरार्की के सबसे नीचे हैं और बिल्कुल बाहर हैं उससे, और उनको कहा गया क्या, हमारा अनटचेबल्स। तो दोज हु परफॉर्म सच टास्क, जो लोग भी इम्प्योर काम करते थे, इन इम्प्योर काम में आता था जैसे कि बहुत सारे काम आते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे। तो दोज हु परफॉर्म सच टास्क, यानी कि कौन सी जो इम्प्योर एक्टिविटीज़ होती थी, जो लोग इनको परफॉर्म करते थे, उनको ब्राह्मण्स ने क्या कहा, चांडाल्स। दे वर प्लेस एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की। तो जैसे जातिस को तो वन सिस्टम के बाहर रखा था ना, इनको वन सिस्टम के सबसे नीचे दर्जे पे रखा था, ठीक है। चांडाल्स को देयर टच, इनको टच कर लेना या फिर आप किसी केस में कहो इनको देख लेने को भी ब्राह्मण्स कहते थे कि ये पॉल्यूटिंग है, कि इनको देखते भी नहीं थे ब्राह्मण्स और बाकी वर्ण के लोग। इनसे फूड एक्सेप्ट करना, इनको देखना, इनको टच करना डिज़ायरेबल नहीं मानते थे। दीज इंक्लूडेड, अब कौन से काम करते थे ये चांडाल्स, जैसे कि हैंडलिंग ऑफ कॉप्सेस, डेड बॉडीज़ को जो है डील करना, डेड बॉडीज़ के साथ में और डेड एनिमल्स के साथ में डील करना इनका काम होता था। इनको ये इम्प्योर एक्टिविटी कहते थे कि ये लोग इम्प्योर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम इनको देखेंगे नहीं एंड वी विल नॉट टच देम, ठीक है। अब चांडाल्स की क्या ड्यूटीज़ होती थी, अब आप ये जान लो, अनटचेबल्स और यू कैन कॉल चांडाल्स, उस समय पे चांडाल्स कहा जाता था, इनकी क्या ड्यूटी होती थी। तो गाँव के बाहर रहते थे
एंड जो है जब ये वहाँ रहते थे तो इन्हें डिस्कार्डेड यूटेंसिल यूज़ करने होते थे, तो बर्तन लोगों के पुराने हो जाते थे वो ये यूज़ करते थे। जो ये कपड़े भी पहनते थे वो डेड पीपल के होते थे, जो लोग मर गए होते थे उनके कपड़े पहनते थे। और ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी जो होती थी इनको आयरन की पहननी अलाउड थी, गोल्ड वगैरह की नहीं थी। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेज एंड सिटीज़ इन नाइट। रात को चांडाल्स अपने जो है सिटी और विलेज के अंदर नहीं जा सकते थे, दिन में जाते थे काम करने के लिए, ठीक है। They had to dispose the bodies of those who had no relatives or serve as executioners। तो जिन लोगों का कोई रिलेटिव नहीं होता था, किसी की ऐसी मृत्यु हो जाए उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो उनकी बॉडी को जो अंतिम संस्कार करना इनका काम था। और एग्जीक्यूशनर जैसे जो गला काटने की अगर सजा दी दी जाए तो जो गला काटने वाला एग्जीक्यूशनर होगा वो होगा एक चांडाल। अब चाइनीज़ बुद्धिस्ट जब इंडिया विजिट करते हैं, 2 चाइनीज़ बुद्धिस्ट के बारे में बता रखा है मॉन्ग के बारे में। फास्ट जियान जो 5th सेंचुरी में आए थे और जुआन जोंग जो 7th सेंचुरी CE में, BCE की नहीं अभी 5वीं सदी और जो 7वीं सदी में आए थे, उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं उन्होंने देखा कि वो अपने गली में ना क्लैपर्स पहन के घूमते हैं सो दैट लोग उनको पता चल जाए कि वो आने और लोग उनको ना दिखे। मतलब कुछ घंटी वंटी बांध लेते हैं गले में, जिससे अगर वो सड़क पर चल के जा रहे हैं तो लोगों को पहले पता चल जाए कि एक अनटचेबल आ रहा है, चांडाल आ रहा है, और लोग नज़रें हटा लें, ठीक है। एंड अनदर चाइनीज़ पिलग्रिम थे जिनका नाम था जुआन ज़ैंग। उन्होंने देखा दैट एग्जीक्यूशनर एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, और उनको सिटी के बाहर ही जगह दे दी जाती थी। तो दिस वॉज प्रैक्टिस टिल 7th centuries, ओके। बाय एग्जामिनिंग non-Brahmanical texts which depict the lives of Chandals, historians have tried to find out whether Chandal accepted the life of degradation prescribed in the Shastra। तो अब ये सब देख के हिस्टोरियंस ने पढ़ा कि क्या सच में चांडाल्स ऐसी लाइफ जीते थे, वो उन्हें मजबूर करा जाता था ऐसी लाइफ जीने पे जो ब्राह्मण्स ने उनके लिए लिखी है। सो समटाइम्स दीज डिपिक्शंस कॉरेस्पॉन्ड, मतलब कभी कभी ऐसा लगा हाँ चांडाल्स ये सब कर रहे थे जो भी उनके लिए लिखा गया था इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, बट ओकेजनली हमें पता चला है ऑफ डिफरेंट सोशल रियलिटी। कई बार हमें पता चला भी है कि कई जगहों पे ये चीज़ को फॉलो नहीं करा जाता था। एंड राइट नाउ यू ऑल नो दैट इन आवर कंट्री एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये सभी प्रैक्टिसेस को टोटली बंद कर दिया गया है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉपिक नंबर 4, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, ओके। तो टॉपिक नंबर 4 पे बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो अभी आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन जान चुके, वन सिस्टम क्या था, क्या डिस्क्रिमिनेशन होते थे, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कैसी होती थी, किस बेसिस पे हो रही थी, सोसाइटी का डिफरेंस जान लिया। अब आप इकोनॉमिक डिफरेंस जानोगे, इकोनॉमी के बेसिस पे अमीरी गरीबी का फ़र्क कैसे था, क्यों होता था इतना ज़्यादा अमीरी गरीबी का फ़र्क, आप ये जानोगे। जैसे औरतों को प्रॉपर्टी रखने का हक ही नहीं था, तो ऑब्वियसली जब उनके पास कोई प्रॉपर्टी होगी ही नहीं तो वो तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहेंगी या अपने फादर पे या ब्रदर पे, ठीक है। या फिर जिसके पास होती भी थी वुमेन के पास प्रॉपर्टी तो कैसे होती थी। अब ऑक्यूपेशन जैसे डिफाइन कर रखे थे ब्राह्मण्स ने, तो जिसका काम सर्वेंट बनने का था तो वो तो सारी ज़िंदगी सर्वेंट ही रह जाएगा और उसकी वैसे ही कमाई होगी। तो इकोनॉमिक डिफरेंस कैसे होते थे दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। कितने टाइप के वर्क्स होते थे, क्या क्या ऑक्यूपेशंस होती थी हमारे के पूरे समाज के अंदर। तो स्लेव्स होते थे यानी कि दास दासियाँ जिनको घर में रखा जाता था। लैंडलेस एग्रीकल्चर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और वह एग्रीकल्चर करते थे किराए पे। लेबरर्स, हंटर्स, फिशर फोक, पेस्ट्रोलिस्ट, पीजेंट्स, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, किंग, ये सब टाइप के सोशल एक्टर्स होते थे सोसाइटी में। जैसे आजकल टीचर, डॉक्टर हम कह रहे हैं, लॉयर कह रहे हैं, और ये सब वैसे तब होता था, ठीक है। तो देयर सोशल पोजीशन वर ऑफन शेप बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। किसी का सोसाइटी में क्या रुतबा होगा, क्या उसके पास पैसे होंगे, वो उसकी एक्सेस टू रिसोर्सेज पे होता था कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा है, वो उतनी उसका जो है नाम होगा, इस टाइप से, ठीक है। नाउ विल स्टडी द टॉपिक 4.1 जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यानी कि मेल फीमेल को एक्सेस टू प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ों को देखा जाता था। अब इसमें आपको महाभारत का एक क्रिटिकल एपिसोड समझा रखा है, किसका, जो द्रौपदी को जो है स्टेक पे लगाया था युधिष्ठिर ने ड्यूरिंग दैट मैच। तो जैसे कि कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो, वैसे तो महाभारत की स्टोरी हमें पता होती है, दैट महाभारत के समय पे युधिष्ठिर जो है और अपने चारों भाइयों के साथ में ये इंद्रप्रस्थ से, युधिष्ठिर कौन बन गए थे, वो ना पूरे सम्राट बन गए थे, सबसे बड़े राजा बन गए थे।
एंड उनका राजा कहाँ पे था, वो कुरु किंगडम को रूल नहीं कर रहे थे, उन्होंने लीव कर दिया था उसको, एंड ही वॉज द राजा ऑफ इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या है, आज के समय का दिल्ली। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े महाराज बन गए थे। फिर जब वो हस्तिनापुर आते हैं, अपने किंगडम में वापस आते हैं मिलने अपने भाइयों से, दुर्योधन से और बाकी लोगों से, तो वहाँ पे दुर्योधन की चाल होती है अपने मामा शकुनी के साथ मिलके, वो उनको इन्वाइट करता है एक गेम खेलने पे, ठीक है। और उस गेम में वो जुआ खेलती हैं, मतलब कि स्टेक पे लगाते हैं चीज़ों को। जुआ मतलब है गैम्बलिंग करना, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को उस पर स्टेक पे लगाते हो, बोली पे लगाते हो, और जो हार गया उसकी हो जाए, हार गए तो तुम, ठीक है, सामने वाला हारा तो उसने जो स्टिक पे लगाया वो तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या हुआ, युधिष्ठिर जो है, महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ बैठ के जब वो गेम को खेलते हैं, तो उसके जो पासे थे, पासे मतलब जो डाइस थे, वो जादुई थे। वो जो उसका मामा था ना शकुनी, दुर्योधन का मामा शकुनी ने उनको दिए थे, और वो क्या था, वो उसमें जो भी कोई चाल चलते थे उसमें युधिष्ठिर ही हार जाते थे और दुर्योधन जीत जाता था। ऐसे वो डाइसेस थे, वो जादुई डाइसेस थे। तो उस गेम में युधिष्ठिर ने क्या करा था, ड्यूरिंग दिस टाइम युधिष्ठिर ने जो है इस गेम के अंदर अपने हर एक चीज़ को स्टेक पे लगाया, अपने सारे सोने को, अपने पूरे इंद्रप्रस्थ के राज्य को ही। वो सम्राट युधिष्ठिर सबसे बड़े राजा थे वो पूरे इंडिया के उस समय भी, ये समझ लो तो, ठीक है। उन्होंने और किस किस को स्टेक पे लगाया, अपने एलिफेंट्स को, अपने चैरियट्स को, अपने स्लेव्स को, अपनी आर्मी को, अपने ट्रेजर को, अपने किंगडम को, इवन अपने चारों भाइयों को भी उन्होंने स्टेक पे लगा दिया था। और सब चीज़ों को वो एक के बाद एक हारते रहे। एट द एंड उन्होंने द्रौपदी को स्टेक पे लगा दिया, मतलब अपनी वाइफ को जो है अपनी प्रॉपर्टी मान के उसको उन्होंने, द्रौपदी जी को उन्होंने स्टेक पर लगा दिया। एंड वो द्रौपदी उन सबकी कॉमन वाइफ भी थी। तो उसके बाद में जब द्रौपदी का अपमान करा जाता है, तो द्रौपदी भी ये क्वेश्चन करती है कि जब आपको किसने हक दिया कि मुझे जो है आप स्टेक पे ऐसे लगा सकते हो, हु टोल्ड यू दैट आई एम योर प्रॉपर्टी, ऐसा कहाँ से आपको हक मिला कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी कह रहे हो। या फिर जब आप खुद को हार ही गए थे, यू स्टेक्ड योर सेल्फ योर ब्रदर्स, तो उसके बाद में आप मुझे कैसे स्टेक पे लगा सकते थे इस गेम पे, ठीक है। तो ये जो है बहुत क्रिटिकल है कि वुमेन का क्या रोल है, वो इज़ वुमेन अ प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा। और अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति में गिवन है कि वुमेन को तो प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं है, वुमेन के पास कोई एक्सेस नहीं है प्रॉपर्टी का। एस्टेट जितनी भी फादर की होती थी वो उनके बेटों को मिलती थी, और अगर बेटा नहीं होता था ना, सगा बेटा, तो मतलब मान लो चाचा को मिल जाएगी, ऐसा हो जाया करता था, ये चलता था हमारे यहाँ पे सिस्टम। वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ फादर्स रिसोर्सेज, लड़की का पिता के जितना भी रिसोर्सेज होती थी उस पर कोई हक नहीं था। बट उनको जो शादी में उनके गिफ्ट मिलते थे लड़की को, वो रखना उन्हें अलाउड होता था कि शादी पे बहुत सारा सोना पैसा गहने मिले हैं तो वो अपने पास में रखेगी, और वही वुमेन का लिटरली एक वेल्थ होती थी उनके पास। और इससे क्या आता था स्त्री धन, जितना भी उनको जो है शादी के समय पे धन मिलता था अपने पेरेंट्स से या गिफ्ट में, उसको स्त्रीधन कहा जाता था। और जो भी वुमेन का गिफ्ट होता था, जैसे एक माँ के पास में जितना भी सोना है, चांदी है, पैसे हैं, जो कुछ भी होता था, वो उसके हस्बैंड का नहीं होता था, वो अपने बच्चों को वो दे सकती थी। तो मतलब कि मम्मी के जो पैसे हैं ना, उन पे हक हमारा है, पापा का नहीं है कोई हक, मम्मी सिर्फ हमें ही दे सकती हैं, पापा नहीं छीन सकते उनसे। बट ऐसा भी कहा जाता था। मनुस्मृति ने वॉर्न करा लेडीज़ को, औरतों को, कि अगर फैमिली में कोई ज़रूरत पड़े तो अपने स्त्री धन को, अपने पैसे को होल्ड करके, जब्त करके अपने पास नहीं रखना है। अगर आपके हस्बैंड को ज़रूरत हो तो आप खुशी खुशी उसे वो दे दीजिए। मतलब ये था कि लड़कियों पे अगर पैसा है भी तो फिर वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना सही बात है, ऐसा नहीं है कि आप उसे जब्त करके अपने पास रख लो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बता रखा है। अब कुछ एपिग्राफिस्ट ने जब, यानी कि जो लिखते हैं एपिग्राफिस्ट ने जब स्टडी करा, तो उन्हें पता चला कि अपर क्लास वुमेन के पास तो रिसोर्सेज थी। ऑब्वियसली अपर क्लास वुमेन बहुत अमीर थी, कुछ अब कैसे थी वो आपको पता चलेगा। जैसे प्रभावती गुप्ता तो क्वीन थी ना, उनके अलावा जो रानियाँ होती थी वो बहुत अमीर होती थी। अब उनको तो अलाउड ही नहीं था कुछ जो है काम करके पैसे कमाना, फिर कैसे होती थी। तो इसलिए यहाँ पे आपको बता रखा है कि क्या क्या तरीके होते थे जिसमें मैन और वुमेन के पास प्रॉपर्टी होने का जरिया था, या फिर वो वेल्थ एक्वायर, पैसा कमा सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति आदमियों के लिए गिवन थी 7 मीन्स जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। इनहेरिटेंस मतलब कि जायदाद मिले, फाइंडिंग ढूंढकर, परचेज कर कॉन्क्वेस्ट करके, लड़के इन्वेस्टमेंट करके, वर्क से, गिफ्ट के रूप में आदमी लोग ऐसे जो है पैसा कमा सकते थे। औरतों के 6 मीन्स लिखे हुए थे एक्वायरिंग वेल्थ के। पहला ब्राइडल प्रोकेशन और एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, यानी कि जब शादी के समय पे उन्हें जो गिफ्ट मिल रहे हैं, ठीक है, मदर से, ब्रदर से, फादर से, वो भी किससे, भाई से, मम्मी से और पापा से जो गिफ्ट मिल रहा है शादी के समय पे। शी कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट वॉट एवर हर अफेक्शनेट हस्बैंड माइट गिव हर, जो उनके हस्बैंड ने दिया। तो लेडीज़ के पास कौन सा पैसा होता था जो भी गिफ्ट के रूप में उन्हें अपने हस्बैंड से या अपनी पूरी फैमिली से मिलता था,
ठीक है। तो तभी हो सकता है बहुत सारी रानियाँ ऐसी थी कि उनके हस्बैंड ने उन्हें कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें गिफ्ट करी हो। सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वाज शार्पन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो जब मनुस्मृति में लिखा ही गया है कि वुमेन कोई काम कर नहीं सकती है पैसा कमाने के लिए, तो इसलिए जेंडर डिवाइड वॉज देयर इकोनॉमिक वाइज। आदमी अमीर होते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है 4.2 वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। वर्ण सिस्टम के हिसाब से एक्सेस टू प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है एक और चीज़ लिखा करते थे हमारे वर्ण सिस्टम के ऊपर, वो ये था कि जो शूद्रास की ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी, सर्विट्यूड, यानी कि सर्वेंट बनना था उनको बाकी तीनों वर्ण्स का। तो अगर इसे इम्प्लीमेंट करा जाए तो सबसे अमीर आदमी तो ब्राह्मण और क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्यास होंगे और सबसे गरीब होंगे शूद्रास। तो प्रीस्ट आर ऑल्सो शोन टू बी रिच। अब ऐसा हुआ भी है, हमने जब देखा तो जितने भी ब्राह्मण्स थे बहुत सारे रिच ब्राह्मण्स का हमें पता चला है, और ओकेजनली कुछ डिपिक्शंस हमें मिले गरीब ब्राह्मण्स के। किंग तो होते ही अमीर थे, सारे राजा ही अमीर होते थे, ठीक है। तो द ट्रेडिशन डेवलप क्रिटिक्स ऑफ द वर्ण ऑर्डर, और इसी वजह से क्रिटिक्स हुए वर्ण ऑर्डर के कि ये क्या है, किसी के अंदर स्किल हो भी तब भी वो अमीर नहीं हो सकता है, पैसा नहीं कमा सकता है, बिकॉज वो उस वर्ण में पैदा हुआ है। एंड बुद्धिज़्म जब डेवलप होना शुरू हुआ, जब वर्ण सिस्टम फॉलो होता था, बट धीरे धीरे हमारे इंडिया के अंदर बुद्धिज़्म डेवलप हुआ, जो अभी 4th चैप्टर में आप पढ़ोगे। बुद्धिज़्म डेवलप होना शुरू हुआ 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड से। एंड बुद्धिज़्म में बुद्धा जी के जो विचार थे इस चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल डिफरेंट थे। बुद्धा वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, इनफैक्ट उनके जो विचार थे उसको लोगों ने बहुत प्रेस करा, और आगे बुद्धिज़्म पूरा का पूरा हमारा डेवलप भी हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑल्टरनेटिव सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। शेयरिंग वेल्थ मतलब क्या हुआ, अपनी वेल्थ को सबके साथ शेयर करना, अपने पैसे को सबके साथ शेयर करना। तो ऐसा हमें बताया गया है, एंशियंट तमिल की टेक्स्ट है हमारे पास में, तमिल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें बताया गया कि तमिलनाडु के अंदर, मतलब पूरा तमिल का एरिया जो है, तमिलनाडु नहीं पर्टिकुलर, बहुत सारा साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे चीफडम्स होते थे, जैसे चोला चेरास पांड्यास के बारे में आपने पढ़ा था। तो ये जो चीफडम्स थे इनको कहा जाता था ये पैथरॉन्स, यानी कि ये बॉस हैं। और इनके जो बार्ड्स होते थे, बार्ड्स कौन होते हैं, जो गा गा के ना इधर से उधर शहर में घूमते हैं और गाते हैं और तारीफ़ें करते हैं अपने राजाओं की, या कुछ भी बताते हैं उनके बारे में, एक स्टोरी सुनाते हैं। तो बार्ड्स बताते थे वो ना, जो राजा अच्छे होते थे, यानी कि जो राजा अपनी प्रजा की बहुत केयर कर रहे हैं, वो उनके लिए अच्छी अच्छी गाने गाते थे, अच्छी अच्छी पोएम गाते थे। और जो राजा जो है बहुत ही ज़्यादा कंजूस टाइप के होते थे, सारा पैसा अपने पे खर्च करते थे, बहुत लालची होते थे, उनको जो है उनके लिए अच्छी पोएम नहीं गाया करते थे। तो वो लोगों की रिस्पेक्ट होती थी उन राजाओं की सोसाइटी में जो शेयर करते थे वेल्थ को, और जो नहीं करते थे उनको रिस्पेक्ट नहीं करा जाता था, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो है, जो बुद्धिस्ट में आइडियोलॉजी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, वो जानेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगर आप आज पढ़ रहे हो ना, जब आप ग्रेजुएशन करोगे उससे आगे हर जगह आपको काम आएगी ये स्टोरी, ये जो हमारी पूरी की पूरी थ्योरी है, स्टोरी नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन द बुद्धिज़्म के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने ये जो वर्ण सिस्टम की सोशल इनइक्वालिटीज़ थी उसका एक कॉन्ट्रडिक्शन दिया है। तो बुद्धिज़्म में उन्होंने कहा है, बुद्धा ने, कि अकॉर्डिंग टू बर्थ कुछ भी डिटरमाइन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम जिस घराने में पैदा हुए हैं, जिस वर्ण में पैदा हुए हैं, हमारी लाइफ वैसे ही चलेगी, नहीं, हमारी लाइफ चलती है, हमारे कर्म है जो हम कर रहे हैं इस दुनिया में, उस बेसिस पे हमारी लाइफ बननी चाहिए, ठीक है। तो द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, मतलब ये जो वर्ण सिस्टम है इसके ऑल्टरनेटिव में बुद्धा जी ने अपनी थ्योरी दी, ठीक है, इन अ मिथ। और ये चीज़ सुत्त पिताका में लिखी है, सुत्त पिताका में इस चीज़ को बताया गया है कि क्यों वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहिए एंड क्या होना चाहिए सोसाइटी, और सोसाइटी कैसे होती थी। तो सुत्त पिताका में लिखा है, सुत्त पिताका के बारे में चैप्टर 4 में भी आप पढ़ोगे, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, स्टार्टिंग में हमारी फुली इवॉल्व बॉडीली फॉर्म्स नहीं होती थी। यानी कि जैसे आप 11th की हिस्ट्री में पढ़ के आए हो ना, पहले हम लोग पूरे ह्यूमंस नहीं थे, अलग अलग टाइप से हम पूरे ह्यूमंस बने हैं, वो होमोसेपियंस एंड ऑल दैट वाले। वैसे आप मान सकते हो कि पहले ज़माने में जो है फुली इवॉल्व बॉडी फॉर्म्स नहीं होते थे, नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड, और ऐसा पूरा हमारा प्लानट भी ऐसे फुली डेवलप नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन में ऑल लिविंग बींग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट। तो बुद्धिज्म कल्चर के हिसाब से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि सब लोग आइडियलिक स्टेट में रहते थे। आइडियलिक स्टेट मतलब क्या हुआ, हम लोग नेचर से उतना ही लेते थे जितना हमें ज़रूरत होता था। जैसे कि एक पेड़ है, उस पर 10 फल हैं, तो अगर भूख लगी है, एक है तो एक ही खाएंगे, नहीं 10 के 10 उठा के घर में रख ली कि जी ये तो हमारे हो गए, बाकी उसमें से ना उतार के खा पाए। नहीं, हम लोग नेचर से जो है, जैसे जानवर करते हैं ना, जैसे बंदर वंदर हो गए, सब लोग क्या है, जितना खाना खाना हो तो उतना खाते, थोड़ी अपने घर बना रखे हैं, जमा करके वहाँ पे रख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नहीं ना, बिल्कुल वैसे स्टेट में हम लोग रहते थे। वी टेक जो है ईच मील के लिए जितना हमें नेचर से चाहिए होता था, हम उतना ही उससे लिया करते थे। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली स्टेट ऑफ डेट्रॉइटेशन शुरू हो गया, यानी कि
जो है डिट्रोइटिस होने के घटिया होने शुरू हो गए लोग। क्या हुआ, इंसान लालची हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिसीटफुल, धोखाधड़ी करना इंसानों ने शुरू कर दिया। मतलब कि अब एक पेड़ पे 100 फल लगे हैं तो 100 के 100 उतार के अपने घर ले गए, जो भैया हम खाएंगे, दूसरों को क्यों दे। और इससे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप डेवलप हुआ। ऐसा हुआ कि लोग इतना धोखाधड़ी कर रहे हैं और इतना लालची हो रहे हैं, तो क्या हुआ, ये सभी लोगों ने, हम सब जो आइडियलिक स्टेट में ह्यूमन बीइंग रहते थे, हम सब ने मिलकर डिसाइड करा कि क्यों ना हम एक जो है एक अपना लीडर डिसाइड कर ले, एक लीडर बना ले हम अपना, जो लीडर हमारे लिए सभी सही फैसले लेगा, जैसे कि क्या गलत है क्या सही है हमारे लीडर्स करेगा। एंड इन रिटर्न हम उस लीडर को प्रपोर्शन ऑफ आर राइस देंगे, यानी कि जो हमारे पे चावल है उसका प्रपोर्शन उसे देंगे, और वो जो लीडर है वो चूज करा जाएगा हम लोगों के बीच में से ही, एंड ही विल बी नोन एज द महासमता या फिर ग्रेट इलेक्ट। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का सिस्टम बता रखा है। तो शुद्ध पिताका के अकॉर्डिंग पहले ज़माने में सब जंगलियों की तरह रहा करते थे, आदमी लोग उतना ही खाना खरीद ले जो है नेचर से तोड़ के खाते थे जितना ज़रूरी हो। धीरे धीरे आदमी जो है, इंसान, आदमी, औरतें, सब कह रही हूँ मैं इसमें, वो लालची हो गए और उन्होंने क्या करा, नेचर को ख़राब करना शुरू कर दिया। बहुत लड़ाइयाँ हुई, धोखाधड़ी हुई, तो फिर डिसाइड करा गया, ह्यूमंस ने मिलकर ये डिसाइड करा कि अब हम बनाते हैं अपना एक लीडर, जो गलत करेगा उसे सज़ा देगा, जो सही करेगा उसे रिवॉर्ड करेगा, इंसाफ दिलाएगा, वो लीडर लोगों में से खुद चूज़ करा जाएगा वोट करके। मतलब कि डेमोक्रेसी मान लो ना तुम कि भाई हम उसको खुद ही चूज़ करेंगे, तो मतलब वोटिंग ही हो रही होगी ना, काइंड ऑफ। और उसको इन रिटर्न में कि वो हमारे लिए इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है वो लीडर, उसको हम रिटर्न में क्या देंगे, राइस, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप मानो टैक्स हो गया, जैसे आजकल हम तो देते हैं गवर्नमेंट को, और लीडर हम अपने आप चूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने चूज़ करे अपने प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इस टाइप से, और वो लीडर को हम क्या कहेंगे, महासमता। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट थ्योरी के हिसाब से जो किंगशिप है, जो राजा बनेगा, ये वन सिस्टम पे बेस नहीं है कि क्षत्रिय में पैदा हुए हो आप तो राजा बनोगे, नहीं। किनशिप क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग का अपनी चॉइस थी राजा बनाने की, पहले कोई राजा लोग नहीं होते थे। तो दिस सजेस्ट दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, जो राजा है, वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। हमने अपनी मर्जी से राजा बनाया है, और टैक्सेस हम उसको अपनी मर्जी से दे रहे हैं कि ये पेमेंट है उसका, हमारी जो वो सेवा कर रहा है उसके लिए। तो इससे दो चीज़ें समझ में आती है कि इंसान ने खुद ये सब सिस्टम बनाए हैं, टैक्स के, राजा चलाएगा पूरा सिस्टम। और दूसरा ये समझ में आता है इससे कि अगर ह्यूमन बीइंग ने राजा को चुना है, तो अगर राजा सही से काम नहीं करेगा तो इन फ्यूचर वो उसको बदल भी सकते हैं, जैसे अभी डेमोक्रेसी में होता है 5 साल का टाइम है, इफ यू डोंट लाइक अ गवर्नमेंट तो वी कैन चेंज इट। तो ये चीज़ हमें बुद्धिस्ट कल्चर में बताएगी, एंड तभी इंडिया में इतना बुद्धिज़्म ग्रो करा, क्योंकि बुद्धिज़्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था कास्ट पे। तो विद दिस आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ चुके हो, और ये आपको आगे हमेशा काम आएगी। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे अपने चैप्टर के, हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। हैंडल मतलब हैंडल करने किसी चीज़ को, टेक्स्ट कौन सा, महाभारत। जब महाभारत को क्रिटिकल एडिशन बनाया गया तो उसमें क्या क्या टेक्निक लगाई गई थी, अब आप वापस उस किस्से पे आ चुके हो, बाकी आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब भी बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आते हैं, डोंट लीव द चैप्टर, ठीक है। तो हिस्टोरियंस जब भी उन्होंने महाभारत के जितने भी टेक्स्ट को देखा तो उन्होंने 4-5 चीज़ों को जो है कंसिडर करा था, जो मैंने यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिख दी हैं। सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेज देखी, जैसे मैंने आपको कहा ना, इंडिया में, पूरे इंडिया में, कन्याकुमारी कश्मीर तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर जगह पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिले महाभारत के। तो सबसे पहले उन्होंने उसकी लैंग्वेज देखी कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, प्राकृत में लिखी है, पाली में लिखी है, तमिल में लिखी है, या फिर जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। तो प्राकृत, पाली, तमिल ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, और संस्कृत जो है बेसिकली जो एक्सक्लूसिव लोग होते थे ना, एलाइट और प्रीस्ट, वो बोलते थे। काइंड ऑफ टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट लिखा है महाभारत के अंदर, उसमें वो कोई मंत्र है जो चैंट करे जाते हैं रिचुअल्स के दौरान, या फिर वो स्टोरी है जिसको सुनाया जा रहा है, ठीक है। ऑथर कौन है उनके, मतलब कि किस टाइप से लिखा हुआ है उस महाभारत को, ऑडियंस कौन सी थी, मतलब कि भाई कौन से लोगों के लिए वो महाभारत लिखी गई है, ईस्ट के लोगों के लिए, वेस्ट के लोगों के लिए, कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए वो लिखी गई है, ये भी देखा गया, ठीक है। एंड जो है डेट ऑफ कॉम्पोजिशन, कब लिखी गई, उसका कंपाइलेशन कब हुआ गया, कौन सी प्लेस पे हुई, ये सब देखने के बाद ही उन्होंने जो है क्रिटिकल एडिशन हमारे महाभारत का बनाया। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि कितना समय लगा होगा महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाने में। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की, महाभारत की लैंग्वेज की। तो महाभारत जो है, यूजुअली जितनी भी महाभारत हमने क्रिटिकल एडिशन में रखी है वो संस्कृत वाली ही रखी है, ठीक है। संस्कृत जो यूज्ड है महाभारत की वो बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू द वेदास। अगर आप वेद संस्कृत में पढ़ने जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ब्राह्मण्स ही पढ़ पाते हैं, ब्राह्मण्स ही पढ़ के सिखाते हैं दूसरों को।
बट जो हमारी महाभारत की संस्कृति है वो लिटिल बिट समझने वाली है, लिटिल बिट ईजियर है। अगर महाभारत के स्टोरी की, अगर हम महाभारत जो हमारी लिखी है उसके अंदर के पोर्शन की बात करें हम, तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर होते हैं उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ लर्निंग की चीज़ें होती हैं, तो फैक्ट्स तो सेम रहते हैं। तो वैसे ही महाभारत के अंदर भी कुछ नैरेटिव पोर्शन है जहाँ पे कहानी सुनाई जा रही है और कुछ डायडेटिक पोर्शन है जहाँ पे कुछ सीख दी जा रही है, समाज को एक सीख दी जा रही है। जैसे कि भागवत गीता, उसमें हमें जो है इतनी बड़ी बड़ी सीख श्री कृष्ण ने खुद आकर दी है, तो वो डायडेटिक पोर्शन में आता है। और नैरेटिव पोर्शन में जहाँ पे कहानी चल रही है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ठीक है। तो हिस्टोरियन यूजुअली क्लासीफाई द कॉन्टेक्ट ऑफ महाभारत इन द 2 कैटेगरीज। पहला जिसमें स्टोरीज है, नैरेटिव पोर्शन, एंड दूसरा है जो हो गया हमारा डायडेटिक पोर्शन, जिसमें सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए और बाकी चीज़ें गिवन है, ठीक है। हाउएवर महाभारत के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई बट जब हिस्टोरियंस ने महाभारत को पढ़ा तो उन्हें लगा कि भाई ये जो नरेटिव स्टोरी के अंदर बाद में डायडेटिक सेक्शंस जो है इंक्लूड करे होंगे, कि ये जो सीख देने वाले सेक्शंस है ये बाद में इंक्लूड करे गए होंगे। ये डिवीज़न कोई वाटर टाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई अब सुनो, अब ये जो महाभारत में हमारा जो डिवीज़न है कि ये स्टोरी चल रही है और ये जो है वो है हमें सीख देने वाली बातें हैं, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है कि भाई एक पेज है इसमें स्टोरी 10 पेजेस में ख़त्म हो गई, 50 पेजेस में, 50,000 पेजेस में, जो भी मान लो तुम, और फिर हमारी सीख शुरू हो गई। नहीं, बीच बीच में जैसे महाभारत का युद्ध चल रहा था उसी के बीच में तो श्री कृष्ण ने भागवत गीता के बारे में जो पूरा का पूरा उन्होंने बताया अर्जुन को, ठीक है। तो वो बीच में ही तो हुआ था, फिर दोबारा युद्ध कंटिन्यू हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि डायडेटिक पोर्शन बीच में नहीं है। जो सीख देने वाली बात है, जैसे आपने जब भी महाभारत हम कभी टीवी पे भी शोज़ आते तो आप देखते थे बाद में श्री कृष्ण आके सीख दे वाले जो भी वो सिनेरियो दिखाया गया, तो वो सीख तो हमें भगवान जी ने महाभारत के हर एक मोमेंट पे ही दी थी और स्टोरी चल रही थी साथ में, ठीक है। तो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, डायडेटिक सेक्शंस ऑफ द स्टोरी और नैरेटिव सेक्शन साथ में चलते हैं। बट इन हिस्टोरियंस को लगता है, अब हिस्टोरियंस को बहुत कुछ लगता है, देखो आप अगर रियलिटी से मानो या हिस्टोरियन से मानो तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते हो। हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है दैट महाभारत जो है पूरी स्टोरी की तरह लिखी गई थी और डायडेटिक पोर्शंस बाद में ऐड करे गए होंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास। महाभारत को हमारा इतिहास कहा जाता है। इतिहास मतलब क्या होता है, एज इट वॉज, ऐसा हुआ करता था, एंड इसलिए हिस्ट्री को भी हिंदी में हम क्या कहते हैं, इतिहास। ऐसा हिस्ट्री मतलब क्या हुआ, होता था ऐसे, तो हिस्ट्री मतलब ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ऑथर्स एंड डेट, महाभारत आप किसने लिखी और उसके ऊपर अब यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो वैसे महाभारत किसने लिखी थी सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको पता है महाभारत लिखी थी हमारे गणेश जी ने। तो सबसे पहले महाभारत किसने लिखी थी, तो हमें पता है भाई सबसे पहले तो गणेश जी ने लिखी थी महाभारत हमारी। तो सबसे पहले महाभारत लिखी थी हमारी गणेश जी ने, लॉर्ड गणेशा ने। और कब लिखी थी उन्होंने तब लिखी थी जब ऋषि व्यास जो थे ना, उन्होंने आके गणेश जी को कहा था कि आपको महाभारत लिखनी है, तो तब गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फोटो है ये एक अरेबिक महाभारत की है, जो अरेबिक भाषा में महाभारत लिखी गई है, ये आप देख सकते हो। उसमें भी दिखा रखा है कि कैसे देखो गणेश जी हैं और गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, ठीक है। तो अब जानते हैं हम इंसानों ने सबसे पहले महाभारत कब लिखी। गणेश जी तो हमारे भगवान हैं, इंसानों ने महाभारत सबसे पहले कब लिखी ये जानोगे आप इस हिस्ट्री की बुक के अंदर। तो हु रोट द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर है, ठीक है। तो द ओरिजिनल स्टोरी जो महाभारत की है वो हमारी सोसाइटी के अंदर वर्बल फॉर्म में थी, बोली जाती थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, लिखी भी नहीं थी महाभारत, बोली जाती थी महाभारत। बार्ड्स यानी कि वो जो मैंने आपको बताया ना, वो गा गा के ढोल के साथ में नाच गाना करके पूरी स्टोरियाँ सुनाते थे, एक शहर से दूसरे शहर गांव जाते हुए। बार्ड्स को पता होती थी किसकी स्टोरी, पूरी की पूरी जो है उनकी महाभारत की, और वो क्षत्रिय राजाओं के साथ में चलते थे। 5th सेंचुरी BCE, 5th सेंचुरी BCE से जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने जो है महाभारत को लिखने का काम करना शुरू कर दिया। और ये कब हुआ, जब कुरु एंड पांचाल ना जनपद बन गए थे BC से, जब कुरु किंगडम और पांचाल किंगडम, तो कुरु किंगडम पूरा जिसमें कौरवास पांडवा जो जिस किंगडम के थे, यहाँ मेरठ हस्तिनापुर का ही है, मेरठ में ही रहती हूँ मैं, तो वहीं से जो है पूरा का पूरा जब ये जनपद बनने लगे थे, ये हस्तिनापुर कुरु किंगडम बहुत डेवलप होने लग गए थे, महाजनपद नहीं बने थे, जनपद, अमीर होने लग गए थे यहाँ के राजा। तो उन्होंने चाहा कि जब उनकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा मतलब उनकी हिस्ट्री ऐसी है तो क्यों ना उसे लिखा जाए। तो तब राजाओं ने ब्राह्मण्स को कह के इस स्टोरी को जो बोले जाने वाले फॉर्म में थी उसको लिखवाना शुरू करवाया, ठीक है।
एंड बिटवीन 200 से 400 CE में ऐसा कहते हैं जो सारे के सारे वो हैं हमारे हिस्टोरियंस, ला डाइडेटिक सेक्शंस रिजेम्बलिंग टू द मनुस्मृति वर एडेड। 5 सेंचुरी BCE में तो लिखे जाने लग गई महाभारत। अब क्या हुआ, जब 200 BCE आया तो उस समय पे क्या हुआ, 200 BC से 200 CE में विष्णु भगवान जी की पूजा करनी बहुत शुरू हो गई, वैष्णविज्म बहुत फैल गया। आप चैप्टर 6 में ये पढ़ोगे। एंड इसी पीरियड में जो है क्या हुआ, कृष्ण जी को, जो हमारे मेन है महाभारत में, कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार बताया गया कि कृष्ण जी कौन है, विष्णु जी का अवतार है। और ये सब इस टाइम पीरियड के दौरान हुआ, ऐसा हिस्टोरियंस ने कहा है। और 200 से 400 CE में, कब, 200 से 400 CE में बहुत सारे डाइडेटिक सेक्शन मतलब सीख देने वाले सेक्शन मनुस्मृति की तरह जैसे जो होते थे वो इंक्लूड हुए हमारे महाभारत में। विद दीज एडिशंस, डाइडेटिक सेक्शंस कौन से हो गए, जिसमें श्लोक हैं जिनको सीख देने के लिए सोसाइटी को बनाया गया है, वो जैसे ही महाभारत में ऐड हुए तो पहले महाभारत में वर्सेस कितने थे, पहले महाभारत में 10,000 श्लोक थे और वो डाइडेटिक सेक्शन ऐड करते ही वो 1,00,000 वर्सेस बन गए और इससे बनी हमारी जो है पूरी की पूरी महाभारत। दिस इनॉमरस कॉम्पोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ सेज व्यास। और ये किसने लिखवाई थी महाभारत, सब कुछ ये सब क्या किसको एट्रीब्यूट करा जाता है, हमारे जो ऋषि हैं व्यास जी उनको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो बैटल फील्ड का हमें सिनेरियो कृष्ण जी का दिखा रखा है कि कैसे कृष्ण जी जो है भागवत गीता का पूरा ज्ञान जो है अर्जुना को सर्च फॉर कन्वर्जेंस। अब ये हिस्टोरियंस को लगा चलो भाई खुदाई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, क्या इसके प्रूफ है। तो भाई तुम कहाँ से पता लगा लोगे, एग्जैक्ट प्रूफ तो सब कुछ हम नहीं पता लगा सकते, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, वो द्वापर युग के समय की बात है, बट स्टिल खुदाई हुई और पता लगाना चाहा जो है उन्होंने। हिस्टोरियंस ने अब क्या क्या पता लगाया तो चलो देखते हैं। तो महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल, फॉरेस्ट, प्लेसेस एंड सेटलमेंट। बहुत सारे बैटल्स है, फॉरेस्ट है, बहुत सारी जगहों के बारे में इसमें बता रखा है। तो 1951-52 में BB पाल जो एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ आते हैं मेरठ में। मेरठ में नहीं आते, बेसिकली ना मेरठ कहा जाता है, मेरठ के पास में एक शहर और है हस्तिनापुर, वहाँ गए। ठीक है, मेरठ हस्तिनापुर बिल्कुल पास में ही है, हमारे पास में ही है, 1 घंटे की दूरी पे हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश में। तो अब पता लगाएगा कि क्या ये वही हस्तिनापुर है जिसकी कुरु किंगडम में बात हुई है। तो लोकेशन से पता चला हाँ भाई बिल्कुल से गंगा वैली के पास में ये वो बिल्कुल सही लोकेशन आ रही है, ये वही हस्तिनापुर है। अब यहाँ पे जब जाके खुदाई हुई और देखा कि क्या ये वही है, कुरु किंगडम की कैपिटल थी हस्तिनापुर, तो क्या ये वही जगह है। तो जब लाल जी यानी कि जो हमारे हिस्टोरियन थे उन्होंने वहाँ जाके जब खुदाई करी तो उन्हें 5 लेवल के ऑक्यूपेशनल एविडेंस मिले, 5 ऑक्यूपेशनल लेवल के एविडेंस मिले यानी कि प्रमाण मिले खुदाई के अंदर। उनमें से 2 बस हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड एविडेंस ये रहा, थर्ड एविडेंस ये रहा। अब सेकंड एविडेंस में उन्होंने क्या कहा कि सेकंड एविडेंस में वो खुदाई करके कौन से पीरियड पे पहुंच चुके थे, 12th to 17th सेंचुरी BCE में। अब इस एरिया में जब उन्होंने खुदाई करी तो जो उन्हें घर मिले, अगर आप रीड करोगे इसको, तो जो घर मिले वो बिल्कुल भी डेफिनेट टाउन प्लानिंग पे नहीं बने हुए थे, गांव वाले से घर थे, झोपड़ियाँ बन रखी थी और उन झोपड़ियों के ऊपर रीड मार्क्स थे, यानी कि रीड एक टाइप का प्लांट होता है, उसका प्लस्तर कर रखा था, तो झोपड़पट्टी बनी हुई थी, शहरी कल्चर नहीं था, गाँव कल्चर था। सेकेंड एविडेंस में इन्हें ये पता चला। थर्ड एविडेंस में टाइम पीरियड, खुदाई करते तो टाइम पता चलता है ना, इस टाइम के खुदाई करके पहुंच चुके हैं। थर्ड फेज जो 6th to 3rd सेंचुरी BCE का था, वहाँ पे भी उन्हें जो हाउसेस मिले वो मड ब्रिक के थे, बर्न ब्रिक के थे, जहाँ पे सोकेट जार्स लगा रखे थे, जो है ब्रिक्स के अंदर बड़े बड़े बर्तन जार टाइप लगा रखे थे, जो पानी को जो है वहाँ से बाहर निकालेंगे, उसमें कलेक्ट होगा, फिर ड्रेनेज पिट में जाएंगे। रिंग्स लगे हुए थे वेल के ऊपर टेराकोटा के, ऐसा कुछ यहाँ पे भी गाँव का कल्चर मिला इन्हें इन दोनों टाइम पीरियड के अंदर भी। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ये युद्ध क्या सच का समय है। ये तो हस्तिनापुर तो कहा जाता था कि भाई हस्तिनापुर की वो कुरु किंगडम की कैपिटल है, बहुत बड़ा शहर है, इतने सुंदर सुंदर घर होते हैं लोगों के, ये होता है वो होता है। और जब इन्होंने खुदाई करी तो इन्होंने कहा कि हमें तो गाँव वाले घर मिले हैं, कोई एक्सटेंसिव टाउन नहीं हमें मिला। यही लिखा है देखो, वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी इन द एपिक एडेड आफ्टर द नरेटिव हैड बीन कंपोज्ड when after 6th century BCE urban center flourished in the region, or was it a flight of poetic fancy which cannot always be verified by comparison with other kind of evidence। तो भाई इतनी ये क्या कह रहे हैं, भाई इन्होंने खुदाई करी, इन्होंने उस टाइम पीरियड में नहीं मिला, तो ये क्या कहते हैं कि या तो ये हो सकता है कि 6th सेंचुरी BCE के बाद, 600 BCE के बाद से, पढ़ा ना अभी तुमने, महाजनपद डेवलप हुए चैप्टर 2 में 600 BCE से, कि इसके बाद में शहर डेवलप हुए। तो इसलिए जब जो है महाभारत में उन्होंने शहर का जो है कि हस्तिनापुर में इतने सुंदर सुंदर शहर होते थे ऐड कर दिया गया होगा।
तो या फिर जो है ऐसी उस समय में फैंसी बनाने के लिए लिख दिया गया होगा, क्योंकि इन्हें नहीं मिले ना खुदाई करके पुराने ज़माने में बड़े बड़े शहर हस्तिनापुर के अंदर, तो इसलिए ये जो है इन्होंने नहीं माना। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम गलत लोकेशन पे चेक कर रहे हूँ, ये हो सकता है। तो इन्होंने इस बेसिस पे कि शहर के जैसा बहुत बड़े बड़े घर नहीं मिले, कहा कि शायद ये सब कुछ सच ना लिखा हो इसमें, ठीक है। बहुत डिस्कशन होता है द्रौपदी के विवाह पर। द्रौपदी का जो विवाह हुआ द्रौपदी जी का, वो हुआ पॉलीएंड्री, मतलब कि पॉलीएंड्री यानी कि एक वाइफ के सेवरल हस्बैंड्स होंगे। ये एक प्रैक्टिस जो है हमारे इंडिया में प्रिवलेंट नहीं है, ना ही होती है। तो ऐसा कहा गया कि यार ये क्यों जो है स्टोरी में ये जो है ये चीज़ दिखाई गई, इस पे ये लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पे महाभारत में गिवन है कि क्यों द्रौपदी जी की जो है हुई थी पॉलीएंड्री मैरिज, क्यों हुई थी। बाकी सब बच्चों को पता है, किसी को नहीं पता हो तो द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी थी। तो उनके फादर उनका स्वयंवर रचवाते हैं और उसमें अर्जुन जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जीत जाते हैं स्वयंवर को और उनकी शादी होती है द्रौपदी से। उस समय में अर्जुन अपने बाकी सारे भाइयों के साथ में फॉरेस्ट में रहा करते थे वो लोग, ठीक है। और वो क्या करते हैं, फिर द्रौपदी को लेकर उनकी शादी हो जाती है द्रौपदी से, वो अपने घर आते हैं। उनकी मम्मा जो फॉरेस्ट में उनका जो घर था वहाँ पे कुंती जो है उनकी मम्मा, वो क्या कर रही थी, वो खाना बना रही थी या फिर शी वॉज बिजी इन सम काइंड ऑफ वर्क। तो जैसे ही वो वापस आते हैं अर्जुन कहते हैं देखो माँ मैं क्या लेकर आया हूँ, देखो कौन आया है। तो जैसे भी वो कहते हैं तो उनकी मम्मा क्या कहती है, उन्हें लगता है मे बी वो कुछ खाने की चीज़ लाए होंगे या समथिंग लाइक दैट। तो कुंती क्या कह देती है, जो भी चीज़ है पाँचों भाई आपस में बांट लो। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली और उन्होंने देखा कि कौन है, तो वो तो वाइफ थी अर्जुन की। अब युधिष्ठिर जो है वो जो माँ कहती थी उनको टाल नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर युधिष्ठिर कहते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि अब जब उनकी माँ ने कह ही दिया है कि जो भी चीज़ है उसको पाँचों में बांटना पड़ेगा, तो मतलब कि पाँचों भाइयों को द्रौपदी जी से शादी करनी होगी। अब ये चीज़ को द्रौपदी भी पहले नहीं मानती है, कृष्ण जी समझाते हैं तभी मानती हैं वो। और द्रुपद जो हैं, जो द्रौपदी के फादर थे, वो तो बिल्कुल नहीं मानते कि ऐसे कैसे मैं अपनी बेटी की 5 लड़कों से शादी होने दूँ। तो फिर उनको जो हमारे ऋषि व्यास हैं वो उनके पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जो पांडवास है वो इनकारनेशन है इंद्र के, और जो द्रौपदी है वो इंद्र की वाइफ की इनकारनेशन है, मतलब ये उनके अवतार हैं, तो ये तो होना ही है, तो आप इनको परमिशन दो। दूसरा ये बताया गया है कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव जी से हस्बैंड के लिए जो है एक पूजा करी थी, उसमें कोई मंत्र चैंट करा था और उसको उन्होंने 5 बार कर दिया था, और अब वो उनका इस जन्म में पूरा हो रहा है, तो अब उन्हें 5 लड़कों से शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ आपको महाभारत में इंस्टेंसेस दिए गए हैं, तब द्रुपद मान जाते हैं और द्रौपदी का विवाह हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ये इसमें गिवन है। बट फिर भी ये हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ये जो स्टोरी चलो गिवन है, तो इसे ये दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण्स इसको सही नहीं मानते थे। पूरी सोसाइटी में पॉलीएंड्री को सही नहीं माना जाता था। पॉलीगनी को माना गया था, आदमी की 4-5 बीवियाँ हो सकती थी, औरत की नहीं हो सकती थी। बट हिस्टोरियंस की पॉलीएंड्री बहुत कभी रेयर सिचुएशन में हुई होगी हमारी सोसाइटी के अंदर, बाकी पॉलीएंड्री को सही नहीं माना जाता था, ठीक है। अब ये इसमें बता रखा है, सम हिस्टोरियंस नोट दैट वाइल द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री मे हैव सीम अनयूजुअल इवन अनडिजायरेबल, बट कुछ जगहों पे हिमालयन रीजन में ये प्रैक्टिस हुआ। तो हिमालय के कुछ रीजन में पॉलीएंड्री प्रैक्टिस हुआ करता था, मतलब एक वाइफ के ज़्यादा हस्बैंड होंगे। और कभी कभी तब भी होता था जब वुमेन की कम होती थी पॉपुलेशन, औरतें कम होती थी, तब हुआ है। मतलब सिचुएशन ऑफ क्राइसिस में ही पॉलीएंड्री जो है वो हुई है। और ये कहते हैं कि जब पॉलीएंड्री जो है, सम अर्ली सोर्सेज सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री जब मान्य नहीं थी, कोई पॉलीएंड्री को पसंद नहीं करता था, देन वाई डिड द ऑथर्स चूज टू एसोसिएट द प्रैक्टिस विद दो सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। अब देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं हिस्टोरियंस कि कोई ये स्टोरी थोड़ी है महाभारत, इन्हें लगता है अंग्रेजों को कि ये कोई स्टोरी है, ये सच है, क्यों हुआ था हम सबको पता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अच्छा अगर ये स्टोरी है तो फिर अगर पॉलीएंड्री प्रैक्टिस नहीं होती थी तो क्यों मेन कैरेक्टर्स के बीच में पॉलीएंड्री दिखाई गई। टॉपिक नंबर 7 है डायनामिक टेक्स्ट। डायनामिक मतलब कहते हैं कोई चीज़ जो ग्रो करती रहे, रुके ना, बिल्कुल चेंज हो, उसकी पर्सनालिटी सबसे अलग। तो महाभारत भी बिल्कुल डायनामिक है। जो महाभारत की ग्रोथ है वो संस्कृत वर्जन पे नहीं लिखी, संस्कृत में लिखे जाने के बाद हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीक़ों से महाभारत को लिखा गया है। अब जो है महाभारत की स्टोरी आज तब से लेके आज तक चल रही है, हम भी अपने बच्चों को सुनाएंगे, उनके बच्चे आगे सुनाएंगे, तो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एट द सेम टाइम स्टोरी ऑफ द एपिक वॉज ऑफन रिटोल्ड इन डिफरेंट वेज ऑल्सो। ड्रामेटिक एपिक क्यों रिकवर है, कुछ लोग प्ले करके दिखाते हैं महाभारत का,
शो बन जाते हैं, कभी कभी पिक्चर बन जाती है, कभी किसी सॉन्ग के रूप में महाभारत की स्टोरी को सुनाया जा सकता है, कभी पोएम के फॉर्म में, कभी कैसे। तो महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है और इसका जो है जिस भी तरीके से ये सुनाई जाएगी वो प्रोसेस हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी भी जैसे कोई इंसान सोचे कि यार मैं महाभारत की स्टोरी दोबारा लिखूंगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके लिख सकता है। तो ये डायनामिक टेक्स्ट है, इट इज़ ऑन गोइंग। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अभी इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस है, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता देती हूँ। वन सिस्टम पे, अनटचेबिलिटी, चांडाल्स के रोल के ऊपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेंगे जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी के ऊपर, सातवाहन रूलर्स के एक्सेप्शंस के ऊपर। बहुत क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे तुम्हें? वो मिलेंगे मेरी वीडियोस से। मैं पढ़ाऊंगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम आईडी पे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके नोट्स लिख लो। तो मैं चलती हूँ, बेटे का बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी अगर चैप्टर में हो तो पूछ सकते हो, आई नहीं होगी वैसे तो, आई है तो पूछ लो और उन्हें मैं क्लियर कर दूंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ मैं आपको नोट्स कर दूंगी सेंड। ओके बाय बाय।